नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आप में से जितने लोग कड़वी कॉफ़ी देखते रहे हैं, उन्हें मालूम है कि यह अलग-अलग विषयों पर इत्मीनान से लंबी बातचीत का एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। हम इसमें कोशिश ये करते हैं कि अ, जो चिंताएँ, जो विषय हमें परेशान कर रहे हैं, उन्हें हम ठीक से समझ सकें और हर नुक्ते से उनकी जाँच-परख कर सकें। इसकी बहुत हड़बड़ी नहीं है कि हम अपनी राय दे दें, क्योंकि लोगों के पास उनकी राय है और वो व्यक्त करने की बहुत सारी जगहें हैं अ, और उससे बहुत लाभ होता नहीं है। तो हम यह प्रयास करते हैं कि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उस विषय के साथ गहराई से अ, जुड़ी हुई किसी व्यक्ति को हम आमंत्रित करें और उनसे समझने की कोशिश करें उसको। अ, इसलिए यह एक इत्मीनान से की जाने वाली बातचीत है और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता या दर्शक उतने ही धैर्य के साथ इसको देखेंगे और सुनेंगे। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि लोगों का ध्यान केंद्रित एकाग्रता बहुत कम हो गई है और अब वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और वो 3 से 4 मिनट आगे से आगे देख नहीं पाते। लेकिन हम ये मानते हैं कि जिनकी भी दिलचस्पी किसी विषय को जानने की है और जो सचमुच फ़िक्रमंद हैं, इस देश को लेकर, दुनिया को लेकर, अपने आप को लेकर, वे वक़्त देंगे उस विषय को, जिसने उस विषय पर अपनी ज़िंदगी खपाई है, उसको सुनेंगे बजाय इसके कि वे नारे सुनें और सिर्फ़ लोगों की राय सुन लें। तो आज हमारे साथ हैं इस बातचीत में बेला भाटिया और हमारी टीम के सदस्य निधीश त्यागी जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। बेला भाटिया को भी आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं और जो पहली बार मिल रहे हैं उनसे हम ये बतलाना चाहते हैं कि जैसा आपको अंदाज़ हो रहा होगा कि सिर्फ़ बेला भाटिया के चेहरे पे रोशनी है और वे अभी अ, दंतेवाड़ा में हैं बेला। अ जी। अ, और वहाँ बिजली नहीं है, मानसून कुछ जल्दी आ गया है और बिजली उस तरह नहीं रहती जैसे दिल्ली या दूसरे महानगरों में रहती है। तो बिजली नहीं है और उनके पास जो दूसरी रोशनी है उससे वे काम चला रही हैं। अ, वे बस्तर, दंतेवाड़ा में रह रही हैं पिछले कई सालों से। वकील हैं, लेखक हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ से उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की है। और हम उन्हें सबसे पहले जानते थे मध्य बिहार में नक्सलवादी आंदोलन के विकास पर उनके शोध के कारण और दिल्ली में सीएसडीएस में उनकी संबद्धता के चलते भी हम उनको जानते रहे हैं। तो बेला भाटिया से और बेला भाटिया के काम से अ, उनकी विद्वत्ता से हमारा बहुत पुराना परिचय है। बेला ने तय किया कि वे उस इलाके में जाके रहेंगी, जिस इलाके पर बात तो बहुत होती है और विशेषज्ञता बहुत है, लेकिन अ, वहाँ हो क्या रहा है और वहाँ हस्तक्षेप कैसे करना है, वह बिना वहाँ रहे नहीं जाना जा सकता। इसलिए उन्होंने दिल्ली से बस्तर जाकर बसने का फैसला किया और अब वे वहाँ हैं, आदिवासियों के बीच, जिनको बहुत सारे लोग माओवाद ग्रस्त इलाका कहते हैं, उस इलाके में लेकिन उसको माओवाद ग्रस्त क्यों कहते हैं, इस पर भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। अ, आगे चलकर क्या वो विकासग्रस्त तो नहीं हो जाएगा और उसका क्या अर्थ है? और तो बेला ने आदिवासियों के साथ बहुत लंबा वक़्त गुज़ारा है और उसमें उन्होंने वकालत सीखना तय किया और वकील का काम करना शुरू किया क्योंकि सबसे ज़्यादा सामना अगर आदिवासियों को किसी या हमला आदिवासियों को किसी का झेलना पड़ता है, तो वो भारतीय कानून का झेलना पड़ता है। और उसके आगे वे प्रायः असहाय हैं, हम में से ज़्यादातर लोग होते हैं, लेकिन आदिवासी ज़्यादातर असहाय हैं। तो बेला ने सिर्फ़ आदिवासियों की ज़िंदगी देखी नहीं है, सिर्फ़ उन पर शोध नहीं किया है, उनसे विद्वत्ता हासिल नहीं की है, बल्कि एक तरह से वो आदिवासियों की ज़िंदगी के हिस्सेदार हैं। 2014 में अगर मुझे गलत याद नहीं है वर्ष, तो उनकी किताब आई इंडियाज़ फॉरगॉटन कंट्री, ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन।
जो बहुत ही मशहूर हुई और जो इलाकों को समझने के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। इसके अलावा बेला लगातार लिखती रही हैं, बोलती रही हैं और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ लिखती और बोलती नहीं रही हैं, बल्कि अ, ज़मीन पर हस्तक्षेप करती रही हैं। बेला, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में। धन्यवाद। धन्यवाद। अ, हम दोनों की ओर से और कड़वी जी। कॉफ़ी टीम की ओर से। अ, जी। अभी हम मिल रहे हैं एक बहुत ही विशेष अ, संदर्भ में, बहुत ही विशेष परिस्थिति में, अ, जब राज्य की ओर से जश्न मनाया जा रहा है कि उसने माओवाद को खत्म कर दिया है। सीपीआई माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के जो बड़े नेता हैं, उनको मार डाला गया है और यह कहा जा रहा है कि उनके जो अगुआ लोग थे, उनको भी प्रायः मार दिया गया है और सीपीआई माओवादी को छिन्न-भिन्न कर दिया गया है, तितर-बितर कर दिया गया है। तो माओवाद पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इसको पिछले इतने सालों से बस्तर में रहते हुए इस पूरे जश्न को आप कैसे देखती हैं? जबकि आप आदिवासी भी नहीं हैं और आप माओवादी भी नहीं हैं, लेकिन आप इस पूरे जश्न को कैसे देखती हैं? यह जो जश्न मनाया जा रहा है माओवाद के खात्मे का। देखिए, इसमें ऐसा है कि बस्तर में सरकार के द्वारा ये जो नई डेडलाइन आई है, ये मार्च 26 की, ये अमित शाह ने जब बीजेपी फिर से पावर में आ गई इधर छत्तीसगढ़ में, उसके बाद अमित शाह का पहले दौरे में ही शायद ये उनका स्टेटमेंट था और उन्होंने ये कहा था कि मार्च 26 तक हम खत्म करेंगे। जबकि जब वो चुनाव के पहले जो उनका मैनिफेस्टो था और उस समय जो बात होती थी, उस समय वो शांति वार्ता की बात करते थे। परंतु जैसे ही मतलब पावर में मतलब सत्ता उनके हाथ में आ गई, तो फिर वो तुरंत उनकी भाषा भी बदल गई और तुरंत उन्होंने ये खात्मे की बात करना शुरू किया। क्योंकि उनके अगर पहले वादे पे वो रहते, तो फिर वो सिक्योरिटी सेंट्रिक व्यू को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि अभी तक तो बस्तर में बीजेपी की सरकार के समय, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान जो बीजेपी सरकार है उसके पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ पे रही है 5 साल और उसके पहले 15 साल बीजेपी सरकार थी। तो इस पूरे दौर में आ, ये कई बार ये आ, आ, शुरू से मतलब अभी तो जो कुछ भी यहाँ पे बस्तर में हो रहा है उसको 20 साल हो चुके हैं और शुरू से इन्होंने सरकारों ने, कोई भी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने सैन्यकरण अपनाया और माओवाद किट को एक सैन्यकरण के द्वारा ही उन्होंने एक रिस्पांस दिया है और वही बात अभी इस बार भी इस सरकार के द्वारा भी वही बात यहाँ पे फिर से दोहराई जा रही है और हम देख रहे हैं कि जनवरी 2024 के बाद से यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी पूरी ही मतलब एकदम इंटेंस हो गई है और यहाँ पे आए दिन मतलब तकरीबन रोज ही हमें सुनने को आता है कि इधर एनकाउंटर हो गया, इस जिले में हो गया, इस तरह से मतलब कॉन्टिन्यूसली है, मतलब रोज की घटना है, रोज रोज हो रहा है ये। कुछ लोगों का ये कहना है कि अ, इसमें राज्य क्या कर सकता है? क्योंकि दरअसल माओवादियों ने राज्य के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और राज्य के पास कोई उपाय नहीं था कि वो उस जंग में हिस्सा ले। खुद माओवादी भी इसको जंग कह रहे हैं और राज्य भी इसको जंग कह रहा है। एक तो हम थोड़ा यह भी जानना चाहते हैं कि इसको जंग या युद्ध कहना कितना जायज़ है, कितना वाजिब है? इस पर भी हम आपकी समझ अ, जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं कि इसको युद्ध कहा जा रहा है, कि ये युद्ध है। लेकिन तर्क ये दिया जाता है कि चूँकि माओवादियों ने युद्ध छेड़ दिया, तो फिर राज्य के पास उपाय नहीं रहा कि वो उनका जवाब दे और अब माओवादी परास्त कर दिए गए हैं। तो और तब
अब हम बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता हमारे आपकी तरह के लोग अब स्यापा कर रहे हैं और अब शांति की बात कर रहे हैं। तो इस पूरी समझ को जो एक तरह का कॉमन सेंस बन गया है, इस पर आप इसको आप कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहली बात कि यहाँ पे जो चल रहा है उसको युद्ध कहना उचित है। सरकार उसको अभी भी कॉन्फ्लिक्ट कहती है। अगर सरकार उसको युद्ध कहेगी तो सरकार कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंध जाएगी और उन कानूनों के तहत कई जो प्रावधान हैं उसका पालन सरकार को करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार अभी तक इसको कॉन्फ्लिक्ट की ही बात, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट ही इसको कहती आई है। और मतलब मैं कोई डिफेंस लिटरेचर या डिफेंस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये लोकल लेवल्स की बात कह रही हूँ कि लोकल लेवल में 20 सालों से यहाँ पे जो चल रहा है ये एक युद्ध है। मतलब ये पूरा दिन, पूरा समय, मतलब हमें ये समझना होगा कि बस्तर में जो आदिवासी रहते हैं, क्योंकि ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और खास करके ऐसे एरिया जो माओवादी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एरिया है और जहाँ पे ये सब कुछ, मतलब ये इनकोट युद्ध चल रहा है, वहां पे लोग मतलब अभी 2 दशकों से वो बंदूक के साए में जी रहे हैं। माओवाद तो यहाँ पे 1980 से आ गया था, मगर 1980 से लेके ये 2005 तक उतनी घटनाएं नहीं होती थी, मतलब सीमित रहती थी और उसमें भी कई बार वार्निंग देकर होती थी इत्यादि। और सरकार के द्वारा भी जो काउंटर इंसर्जेंसी था वो भी उतना ये सख्त और उस तरह का नहीं था। तो जो 2005 के बाद से ही ये पूरा जो काउंटर इंसर्जेंसी यहाँ पे शुरू हुआ है वो हुआ है। तो मैं खास करके सभी श्रोताओं को ये बात मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगी कि हम जो भी बात करें हम यहाँ के आदिवासियों को भी ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि जो यहाँ का जो आदिवासी है, जो बहुत अलग अलग आदिवासी हैं यहाँ पे, मगर गोंड आदिवासी सबसे ज्यादा है। और जो माओइस्ट का जो बेस एरिया है वो इन्हीं गोंड आदिवासियों के बीच में है। और अगर हम सरकार की किताबें, अगर हम आंकड़े, किताबें, ये सब अगर हम खोल कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये हमारे देश के सबसे गरीब लोगों में है। अधिकतर वो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं। और अगर आप उनको मिलेंगे तो सबसे पहला शब्द आपके ध्यान में जो आएगा वो है कुपोषण। वो एकदम कुपोषित है, एकदम, मतलब इतने पतले पतले हैं। और मतलब कहीं भी आपको कोई एक मोटा अंदर के इलाकों में कोई तंदुरुस्त मोटा व्यक्ति दिखता ही नहीं है, मतलब इस तरह की वहां पे स्थिति है। तो ये जो लोग हैं, ये लोग ने माओवाद को क्यों सपोर्ट किया, क्यों ज्वाइन किया, ये सब एक इसका भी समझने की जरूरत है, इसका एक अलग इतिहास है। बट बेसिकली पॉइंट ये है कि ये जो लोग हैं ये ही 20 सालों से इस पूरी चीज को झेल रहे हैं। तो आप सोचिए हम लोग जहां भी रहते हैं, अगर ऐसी स्थिति हो कि कभी भी अचानक हमारे घरों में या हमारे बाहर आपको वर्दीधारी लोग दिखें, भारी तादाद में कई सौ लोग बंदूकधारी दिखें, वो हर एक जगह फैल जाएं, वो आपके आंगन में अंदर आ जाएं, आपके घर अंदर आ जाएं। हाँ, आपकी मुर्गी हो तो मुर्गी उठाकर मुर्गी ले लें। आपके, मतलब ये सभी जो चीजें हैं जो छोटी छोटी दिखेंगी मगर ये लोगों को बहुत लोगों के लिए बहुत तकलीफदायक है। वो आपका वहां पे ही हैंडपंप के वहां पे अपना कैंप लगा लें और फिर वो आपके मतलब ये सब कुछ यहाँ होता आया है, हमेशा होता है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मगर ये सब होता आया है। और फिर कई तरह के इंस्टेंसेस यहाँ पे फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के, मानवाधिकार के हनन के भी हुए हैं इन सभी क्षेत्रों में। तो बेसिकली ये एक पॉइंट सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि
यहाँ का जो आदिवासी है वो सबसे मतलब पीड़ित है, और वो ये सब कुछ मतलब एक तरह से बंदूक के साए में वो जी रहा है। अभी इसमें काउंटर इंसर्जेंसी की बंदूक भी है और इसमें इंसर्जेंसी की बंदूक भी है। और आदिवासी जो परिवार है, आदिवासी जो समुदाय है, वो आज के दिन में ये पूरी तरह से वो बिखर गया है। जहाँ पे आदिवासियों की जिंदगी का सबसे बड़ी चीज ये कही जाती है कि उनका सामूहिक जीवन, वो पूरी सामूहिकता आज के दिन में तितर बितर हो गई है। और बहुत ही मतलब घातक तरीके से, मतलब कि कहाँ कोई अ, माओवादी के साथ में है, कहीं कोई पुलिस के साथ में है। तो इस तरह से मतलब वो दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के, एक ही परिवार, एक ही कम्युनिटी। और फिर एक बार वो पुलिस में ज्वाइन कर गए तो और भी मतलब कई वो टारगेट में भी आ गए हैं। तो आपने ये जो कहा कि मतलब आपका प्रश्न था युद्ध से संबंधित, तो इस तरह से मतलब जो यहाँ की आम जनता है वो युद्ध को इस तरह से झेल रही है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो एनकाउंटर हो रहा हो, कहीं एम्बुश हो, कहीं आईडी ब्लास्ट हो, कहीं कोई पुलिस इन्फॉर्मर की ये किलिंग हो माओवादियों के द्वारा, अ, कहीं कोई पुलिस वाला अपने घर में वापस गया छुट्टी में, उसको वहां मार दिया गया, अ, कभी सरपंच की हत्या हो गई, कभी बीजेपी के कोई मेंबर की मतलब हत्या हो गई। तो इस तरह से माओवादियों के द्वारा भी कुछ ना कुछ होता रहता है, और सरकार के द्वारा भी कुछ ना कुछ पूरा समय होता रहता है। तो एक तो है हिंसा, जो जिससे हत्या होती है, वो वाली हिंसा। और दूसरा है कि जब आपके ऊपर पूरा समय सर्वेलेंस हो, मतलब एक है आजादी से जीना और दूसरा है कि निगरानी में जीना। तो यहाँ एक स्थिति है इसी युद्ध के कारण कि पूरा समय, जो बहुत पहले कभी आदिवासी एक आजाद होंगे, मुझे कई बार लगता है कि काश मैं उस समय बस्तर आई होती और वहां पे सबको एकदम खुला आजाद मैं देख पाती एटलीस्ट कि कैसे थे पहले। तो अभी तो वो स्थिति नहीं है। अभी यहाँ पे एक तो पूरा हर एक ये अंदरूनी इलाकों में कैंप्स हैं, बहुत कैंप्स हैं। मतलब इनकी एग्जैक्ट गिनती नहीं है, मगर अभी तक तो शायद 300 जितने सिक्योरिटी कैंप्स हैं। 2-3 साल पहले भी हम बोल रहे थे कि शायद 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे पैरामिलिट्री है, अभी शायद और भी हो गई होगी, क्योंकि ये सब चीजों की कोई पारदर्शिता नहीं रहती है आंकड़ों की, इसलिए एग्जैक्ट हमें पता नहीं रहता है। मगर ये कह सकते हैं कि इन इलाकों में हर 3 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में आपको एक कैंप दिख रहा है। कई बार फर्जी मुठभेड़ होती है और उसके बाद तुरंत वहां कैंप आ जाता है। रोड बन रही होती है, कहा जाता है कि वो विकास के लिए है, मगर वो उसके साथ साथ कैंप भी जुड़ा रहता है। और फिर बाद में तो जैसे हम और भी चर्चा करेंगे, माइनिंग भी जुड़ा है। तो यहाँ पे फिर लोगों की जो आम जनता है उसकी ये स्थिति है कि वो घर से अगर बाहर निकल रहा है या निकल रही है, तो बाजार जाने के लिए निकलते हैं लोग, या अस्पताल जाने के लिए निकलते हैं, जंगल जाते हैं, सस्ता अनाज की दुकान जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है आज के दिन में जहां उनको डर नहीं है। उनको कहीं भी पकड़ा जा सकता है। अ, मतलब एक तो है पकड़ना, और दूसरा है कि पूरा समय जैसे जो भी रोड है, आपको तो कैंप क्रॉस करना ही है। तो फिर आपको अ, अगर आप गाड़ी पे भी हैं, मोटरसाइकिल में या कुछ भी, तो आपको रोका जाएगा, आपका नंबर लिया जाएगा, गाड़ी नंबर, फिर कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, ये सब आपको पूछा जाएगा। तो वहां के लोग ये एक तरह से आदी हो गए हैं इसके, मतलब पूरा समय ही ऐसे ही चलता है। फिर जैसे जो युवा हैं, उनके मोबाइल्स रख लेते हैं कैंप में। तो जो हम लोग
शहरों में जानते हैं कि हैशटैग ये सब उनको देना चाहिए, ऐसा कुछ तो देते नहीं हैं। तो वो तो बस अपना मोबाइल रख लेते हैं और हर एक के लिए मोबाइल बहुत कीमती चीज़ है। तो वो फिर उनको बताते भी नहीं है कि कब आपको आपका मोबाइल वापस दे देंगे। और ये सब टाइप की मतलब पूरा समय इधर एक तरह से होता रहता है। तो एक मतलब युद्ध में जीना, युद्ध की स्थिति में मतलब पूरा समय हिंसा हिंसा पूरा समय हो रही हो और आप एक जगह से कोई बाहर निकला है घर से, वो जब तक वापस नहीं आ जाता आपके मन में चिंता रहे, ऐसी स्थिति हो, डर रहे, तो इस तरह से लोग मतलब यहाँ पे जी रहे हैं। तो एक है जो बहुत जैसे मैंने कहा उस तरह की हिंसा जिसमें हत्याएं हो रही हैं और बहुत हत्याएं हो रही हैं। यहाँ इतनी हत्याएं हो रही हैं और मैंने पिछले 10 सालों में मैंने इतनी डेड बॉडीज देखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और नम हो जाते हैं हम, मतलब एकदम शून्य हो जाता है दिमाग। कई बार मैं आती हूँ घर में और सोचती हूँ इसके बारे में लिखूंगी और लिख ही नहीं पाती हूँ। और इतनी विभत्स स्थिति में मैंने डेड बॉडीज देखी हैं कि अ, जैसे कई दिन पुरानी कीड़ों वाली, वो मनुष्य दिखता ही नहीं है वो व्यक्ति। वो इसका चेहरा इतना बड़ा हो जाता है, उसकी आंखें इतनी बड़ी प्लास्टिक जैसी हो जाती हैं। तो मतलब बहुत ही अजीब स्थिति। कई बार ऐसी भी डेड बॉडीज देखी हैं जहाँ पे चेहरा ऐसा हो गया है, मगर और इधर तक भी वैसा हो गया है मगर पैर नॉर्मल है। तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि पैर कैसे आपका मतलब ठीक दिख रहा है, नॉर्मल अभी तक नॉर्मल है, बाकी आप एकदम मतलब खराब हो गया। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि क्या वो लोग जानबूझ के कुछ करते हैं या डालते हैं ताकि आपका चेहरा पहचान में ना आए बाद में, अगर कई बार जहाँ पे ग्रामीण लोगों को टारगेट किया हो इस तरह से। तो कहने का मतलब कि मैं तो जैसे आपने कहा मैं तो बाहर से आई हूँ, मेरे यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा यहाँ खुद का कोई बेटा कोई कोई नहीं है, बेटा या बेटी या कोई भी। तो मगर यहाँ पे जो लोग जी रहे हैं, आप उनकी सोचिए कि उनकी क्या हालत है, जहाँ पे एक-एक के घर में ऐसी कहानियाँ हैं, डायरेक्ट हत्याओं की कहानियाँ हैं, फिर जेल में बंद हैं वो लोग, कई लोग, फिर मतलब आज तो बस्तर में हज़ारों की संख्या में लोग जेल में बंद हैं, शायद 4,000 जितने होंगे अभी तक। और कइयों पर यूएपीए जैसे काले कानून के अंदर वो लोग जेल के अंदर बंद हैं। और जेल में बंद होना मतलब वो फिर एक अलग प्रताड़ना का अध्याय होता है आदिवासियों के लिए, क्योंकि फिर उनको अंदर के गांव से कोर्ट का सामना करना होता है, कोर्ट में वकीलों का सामना करना, वकील जो गुंडी नहीं बोलते, हिंदी बोलते हैं, जो अक्सर उनको, क्योंकि उनका भी कई वकीलों का बहुत ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं। तो या दूर जगदलपुर तक जाना, दंतेवाड़ा तक जाना, जहाँ रात को सोने की जगह नहीं है आपके पास। आप मतलब पहाड़ 2 दिन चल के इस तरह से आप आए हो। 1 दिन के लिए तो आप घर से अपना थोड़ा चावल, थोड़ा टमाटर वो सब लाते हैं लोग अक्सर। कहीं भी बना लेंगे, कहीं खा लेंगे। वो 1 दिन के लिए होता है। फिर उसके बाद आपके पास में खाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि शहरों में 100-100 रुपए का तो आपको खाना मिलेगा। रहने की कोई जगह नहीं है। तो अक्सर लोग फिर शहरों में जहाँ बाज़ार लगता है, जहाँ ऊपर में केवल वो है, शेड है, वहाँ जाके रात को रहते हैं। तो मतलब बहुत तकलीफ है उनको जेल, कोर्ट ये सब का भी सामना करना। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ? मतलब मैंने यहाँ पे बहुत कम हँसते हुए आदिवासी देखे हैं। मैं पहले ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर चुकी हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अच्छा मज़ा मुझे इसी बात का आता था कि मैं हमेशा सोचती थी कि लोग कितने मतलब एक तरह से सामूहिकता में जीते हैं, हँसते हैं, एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अ, पर बस्तर में ऐसा नहीं है। बस्तर में लोग चिंतित रहते हैं, काफ़ी दुखी रहते हैं। मैंने और ख़ास करके ये अंदरूनी वाले इलाकों में, तो मतलब एक तरह से
उनका पूरा जीवन का हर एक पहलू इफ़ेक्ट हो चुका है इस पूरे 20 सालों के इस युद्ध से। तो वो मतलब हम अ, मतलब कोई भी हम बात रखें या करें, वो हम ध्यान में रखें बीच में। फिर मैं अपूर्वा, आप याद दिलाएं आपका प्रश्न का सेकंड पार्ट शांति वार्ता से था, सीज़फायर से था, किससे था? हम लोग करेंगे जी, हम आगे बात करेंगे। निधीश जी। कुछ पूछ तो मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे एक तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे जो वहाँ का जो आदिवासी है वो एक तरह से उसको बोलते हैं कैजुअलिटी ऑफ क्रॉस फायर है, माओइस्ट मिलिटेंट्स और सरकार के दमन के बीच में। पर इस बीच जो अ, जैसे कि अगर आप इस तरह से भी देखें और फिर आपने कहा कि सब लोग इतने कमजोर और गरीब हैं, जितना सरकार ने आजादी के बाद से और इस दौरान भी जितना पैसा वहां पे खर्च किया है बस्तर पे और जितनी वहां की आबादी है, तो वो पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है सरकार का और जो लोगों को जो मिला, एक तो उसके बीच के फर्क के बारे में कुछ आप अगर आप बता सकती हैं तो, और दूसरा फिर ये कि कैसे सरकार ने कैसे वहां के बस्तर के लोगों को और आदिवासियों को किस तरह से दरअसल नाउम्मीद किया, कैसे उनको फेल किया, कैसे जो उनको जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी थी बतौर इस देश के नागरिक, बतौर इस देश के संविधान, बतौर एक लोकतंत्र में होने के कारण वो सब कैसे उनसे उनको मिला या किस तरह मिला, कितना मिला। क्योंकि ये सब जब हो रहा है तो वहाँ चुनाव भी हो रहे हैं, लोग वोट भी दे रहे हैं, पार्टियां हार और जीत भी रही, पर आप जो बता रही हैं और जो जो दिख भी रहा है कि वहाँ का जो आदिवासी है वो दरअसल पूरी तरह से स्क्वीज्ड है इस पूरे सिचुएशन। जी, तो मुझे लगता है मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में या मुझे कहना चाहिए पूरे विश्व में ही आदिवासियों को, मतलब जो इंडिजिनस पीपल्स हैं, उनको और उनकी सिविलाइजेशन को एप्रिशिएट कभी नहीं किया गया है। उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। हर एक देश में हमें ये इतिहास दिखता है। हमारे देश में भी यही हाल है। ये कभी एप्रिशिएट नहीं किया गया कि आदिवासियों की एक बहुत पुरानी एक संस्कृति है, एक रहने का ढंग है, और उन्होंने ये बहुत सालों से एक प्राकृतिक जीवन में कैसे मतलब जीना, वो उन्होंने अपना इवॉल्व किया है, उनके अपने सिस्टम्स हैं। अ, तो ये मुझे लगता है कि जो भी उनके लिए सोचा गया अ, उसमें अ, इसीलिए मतलब हमारे संविधान में उनके लिए प्रोटेक्शन था। जैसे जहाँ 5वीं अनुसूची का सोचा गया, जैसे बस्तर पूरा का पूरा 5वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची आपको मतलब आदिवासियों को स्पेशल प्रोटेक्शन देती है थ्योरेटिकली, मगर उसका जो क्रियान्वयन होना चाहिए नीचे के लेवल में वो नहीं है। तो उसी तरह जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे देश के, वहां पे 6ठी अनुसूची लागू होती है। तो ये जो 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, ये दोनों अनुसूचियों की अवधारणा ये थी कि जो हम सॉवरेंटी की जो बात करते हैं देश के नागरिकों के लिए, उसमें आदिवासियों के लिए स्वराज, उनकी सॉवरेंटी, उनका सेल्फ गवर्नेंस, ये इसको इस बात को रिस्पेक्ट करता है ये दोनों अनुसूची। मगर और इसीलिए 5वीं अनुसूची के साथ में इसीलिए पेशा कानून को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, जिसमें पूरी तरह से ये बात है मतलब एक तरह से स्वराज की कल्पना उसमें है। और जब ये कानून आया था तो इसको ऐतिहासिक कानून कहा गया था, और ये कहा गया था कि आदिवासियों के साथ में जो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस होते आए हैं उसको ये कानून करेक्ट करेंगे। और इसमें ये थी अवधारणा कि जो भी आदिवासियों के जीवन और उनके भविष्य से संबंधित हर एक चीज पर वो खुद निर्णय लेंगे, वो खुद, क्योंकि उनकी वही परंपरा है।
मुझे अभी भी याद आता है कि मैं बहुत साल पहले एक बार आदिलाबाद गई थी। तो आदिलाबाद में मैं गई तो वहां पे जो उनके मुखिया थे उस आदिवासी मतलब गांव में, उन्होंने मुझे नहाने के लिए पानी दिया, उन्होंने खाने के लिए खाना दिया। हाँ, मगर उन्होंने बोला कि मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा, शाम को सब कोई जो मजदूरी के लिए गए हुए हैं वो सब आ जाएंगे, तब हम बात करेंगे। और शाम को ऐसा ही हुआ कि वो हम सब मिलकर एक साथ एक जगह बैठे और मिलकर बातें की। मुखिया भी बाकी लोगों की तरह ही गरीब था। वो कोई मुखिया होने के कारण वो कोई गरीब मतलब उनकी आर्थिक स्तर एक जैसा था। तो ऐसा नहीं कि वो मुखिया है तो उसका स्तर कुछ और हो। यही चीज मैंने झारखंड में भी देखी है कि जहाँ पे कोयल कारो आंदोलन के समय मुझे अभी भी याद है कि जब वहां पे गोलियां चली थी और 12 आदिवासी 2001 में मारे गए थे, उस समय मैं गई थी वो लिखने के लिए। और वहां पे जब आ, हम लोग वेट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आ, सब लीडर लोग आ रहे हैं, तो जब लीडर्स आ रहे थे तो सोमा मुंडा का मैंने सुना था कि वो एक लीडर है। तो सोमा मुंडा कौन है? वो जो 6-7 लोग आ रहे थे साइकिल वो सब में, उनमें से सोमा मुंडा कौन है? वो बाकियों की तरह ही थे सोमा मुंडा। तो मतलब जो लीडर है, जो मुखिया है, वो दूसरों से कोई अलग नहीं है। तो ये आदिवासियों की एक संस्कृति है जो समानता में को प्रैक्टिस, मुझे लगता है वो लोग उन्होंने किया है, या कई तरह के उन्होंने प्रयोग भी किए होंगे। तो मुझे लगता है पहली बात ये कि अ, इसको नहीं समझा गया है। मतलब आदिवासियों के लिए जो भी प्लानिंग हुई, तो एक तो कि जो भी समझ 1947 के समय जो भी समझ थी उसके मुताबिक संविधान में कुछ सोचा गया, मगर उसका पालन नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात कि उसके बाद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई, उसमें भी उनके लिए जो सोचना चाहिए था, जो थोड़ा अलग सोचना चाहिए था, वैसा नहीं सोचा गया। और उन पर भी वही विकास की अवधारणा उन पर थोपी गई। तो मुझे लगता है ये एक लॉस है। ये केवल आदिवासी समुदाय के लिए लॉस नहीं है, ये हम सब के लिए लॉस है, क्योंकि वो उनकी एक संस्कृति बचनी चाहिए। वो पूरे मतलब ह्यूमन हिस्ट्री के लिए वो जरूरी है, क्योंकि हम उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो ये एक तो मैं कहना चाहूंगी। तो इसीलिए अब ये जो पूरी प्रक्रिया है जो थोपने की बात है, उसमें फिर जैसे दूसरे राज्यों में हुआ है उसी तरह के प्लान्स बने। और जैसे कि मुझे लगता है राजीव गांधी या किसी ने कहा था कि 10% ही पहुंचता है लोगों तक। तो यहाँ पे मतलब वैसी ही हालत जो दूसरे क्षेत्रों की है, वैसे ही बस्तर की भी है। और बस्तर के इन क्षेत्रों में तो और भी मतलब गंभीर बात यह है कि सब कुछ आता है ऊपर से। पेपर में सब कोई है, सरपंच है पेपर में, पंचायत भी है, मगर नीचे में तो कोई काम नहीं हो रहा है। जो सरपंच है वो गांव में नहीं रहता है, वो गांव से बाहर रहता है। और वो इसीलिए गांव अभी तक मतलब कई सालों से तो यही चलता आ रहा है कि जो कुछ भी विकास के लिए आ रहा हो ऊपर से, मतलब वो बंद तो नहीं हुआ है, माओइस्ट एरियाज के लिए भी आता है, मगर वो गांव तक तो कभी पहुंचता नहीं है। और वो फिर कहाँ जाता है उसका कभी पता भी नहीं चला है कि वो कहाँ जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत गंभीर सवाल तो हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, आप लोग जानते होंगे बस्तर एक मलेरिया एंडेमिक जोन है। यहाँ पे फैल्सिफरम मलेरिया बहुत कॉमन है, बहुत लोग मलेरिया से मारे जाते हैं। तो मुझे लगता है हर एक चीज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जरूर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिश कर रही है, मगर अभी भी जो सरकार की कोशिश है उसमें भी प्रश्न चिन्ह है कि सरकार ये सब कुछ माइनिंग कंपनीज के लिए कर रही है कि लोगों के लिए कर रही है।
क्योंकि जैसे अभी रोड्स ला रही है सरकार, और रोड्स का बहुत नेटवर्क बना है। जैसे पहले कई जगह था कि नेटवर्क था जो टूट गया था सलवा जुडुम के समय और बाद के ऑपरेशंस के समय, वो नेटवर्क को भी जोड़ रही है फिर से सरकार, और कुछ और भी नई रोड्स भी बना रही है। मगर कई जगह प्रॉब्लम भी है, क्योंकि चिंता की बात है कि कई जगह रोड्स बहुत बड़े दिखते हैं, मतलब जैसे 4 लेन वाले रोड्स हैं एकदम अंदरूनी एरियाज में। तो लोगों का भी फिर प्रश्न उठता है, और हम सब के मन में ये प्रश्न है कि एक तो आपने पेसा एक्ट के तहत कभी लोगों को बताया ही नहीं कि आप यहाँ रोड बनाना चाहते हो, क्योंकि रोड जितनी चौड़ी आप बनाते हो तो उसमें पेड़ वो सब भी कटते हैं और सब कुछ, किसी की जमीन जारी होती है, तो ये सब आप नहीं बताते हो। और दूसरा कि इतनी चौड़ी रोड्स आप क्यों बना रहे हो, जब लोग तो कहते हैं कि हमें रोड चाहिए मगर हमें छोटी रोड चाहिए। तो मतलब इस तरह से यहाँ पे मतलब चल रहा है। अभी बस्तर डिवीजन में 7 जिले हैं। जैसे जो पहले अनडिवाइडेड दंतेवाड़ा था उसके अभी 3 जिले बन गए हैं, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो अभी हर एक जिले में जिला जो हेडक्वार्टर है वो पिछले कुछ सालों में काफी डेवलप हुआ है। जैसे जब मैं पहले इधर 2006 में जब मैंने शुरू किया था इधर आना जाना, तो बहुत मतलब उस समय तो अनडिवाइडेड दंतेवाड़ा था, वहां पे एकदम छोटा एक कस्बा टाइप का था बीजापुर या दंतेवाड़ा या सुकमा। तो अभी ये अलग जिला बनने के बाद में अभी यहाँ पे काफी आपको इन कोट विकास आपको दिखेगा। अभी ये बड़े टाउन्स और वो सब बनने की मतलब तैयारी में ये सब है। मगर एक तरह का वो पूरा डिवीजन दिखता है कि ये जो टाउन्स में जो लोग रह रहे हैं और जो अंदर के एरियाज में है, तो जरूर कोई कोई उनमें से भी इधर है, मतलब पढ़ाई के लिए वो सब इधर भी है, मगर नहीं तो फिर भी एक तरह का डिवीजन भी दिखता है कि टाउन्स में जो लोग हैं वो सरकारी अफसरों में मतलब ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं या ट्रेडर्स हैं, बहुत नॉन ट्राइबल्स हैं। और जो अंदर वाले एरियाज में जो लोग हैं फिर वो वही हैं। और जो यहाँ वाले टाउन वाले हैं उनको अक्सर अंदर में क्या हो रहा है उसकी कोई पड़ी नहीं होती। तो अंदर में जैसे इतने लोग मर रहे होते हैं और इतनी मतलब भयानक चीजें हो रही होती हैं, मगर जो बस्तर का जो शिक्षित वर्ग है जो टाउन में जी रहा है, उसको हमें मतलब उम्मीद होगी कि वो भी कुछ बोले, वो भी कुछ कुछ करे, नहीं होता है, मतलब वो लोग नहीं करते हैं, वो कटे कटे हुए हैं। तो इस तरह की बात है यहाँ की। नहीं, एक सड़क की बात, सॉरी, नहीं गो अहेड। जी ये था कि जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार का जो ज़्यादातर जिस तरह से एक अप्रोच है, वो हम कश्मीर में भी देख सकते हैं, फिर चीन के साथ जो हुआ उसका लद्दाख में भी देखा, फिर अभी मणिपुर में भी हम देख रहे हैं उस तरह से। तो बस्तर को जब हम उनके साथ में रख के देखते हैं तो वो कितना एक जैसा है, कितना अलग है आपके हिसाब से? मैं लद्दाख और मणिपुर पे उतना कमेंट नहीं कर पाऊंगी, पर जैसे कश्मीर में मैंने जो देखा है तो मुझे लगता है कि ये कश्मीर से जरूर इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है 2010 में जब कश्मीर में वो संगबाजी चल रही थी, उस समय मैं कश्मीर में कई बार मैंने फैक्ट फाइंडिंग्स किए हैं। 2010 में मेरी आखिरी समय में गई थी, क्योंकि उस समय बहुत बच्चे मारे गए थे। वो संगबाजी जब पत्थर वो लोग फेंक रहे थे, जिसको इंतिफादा भी का नाम भी दिया जा रहा था। तो उस समय मुझे याद है कि बोलने के लिए तो सरकार बोल रही थी उस समय कि 400 मिलिटेंट हैं, मगर उस समय जितने सरकार के मतलब पैरामिलिट्री वहां थी वो बहुत ज्यादा थी इन कंपैरिजन। मेरे ख्याल से दुनिया मतलब में पता नहीं 1 लाख थी सबसे ज़्यादा जी मिलिटराइज़्ड ज़ोन है। मेरे ख्याल से हर 11 लोगों पे एक कोई बंदूकधारी वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। तो वो मुझे याद है, और दूसरा मुझे ये भी याद है कि वहां की भी आए दिन की जो हरकत, मतलब रोज कोई ना कोई वहां पे पूरा समय ही आपको दिख रहा है। फिर मुझे एक और चीज याद है वहां पे कि
जैसे सोपोर मुझे याद है, मैं जब गई थी तब सोपोर में एक ही छोटी पतली गली में जब उनको पता चला कि कोई इंसानी हकूक वाला कोई आया है, तो इतने लोग निकले, मतलब एक एक घर से लोग निकल रहे थे आपको बताने के लिए कि क्या हुआ। तो ये भी बहुत मुझे तुलना मैं इसकी इधर से कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा कई बार होता है कि आप किसी एक गांव में जाते हैं एक कोई घटना को कवर करने के लिए, और आपको दूसरी मिल जाती है, तीसरी मतलब फेक एनकाउंटर की घटना आपको मिल जाती है इस तरह से। तो क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हैं जो बाहर आती ही नहीं है। जैसे कहीं ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पे कोई अपने खेत में काम कर रहा था और उसको वहीं पे मार दिए। तो कई बार लोग अगर उसका बाहर नहीं आएंगे, किसी को बताएंगे नहीं, कई बार वो लोग वहीं पे उसका फिर देह संस्कार कर देते हैं, तो ये बात फिर बाहर नहीं आती। तो इस तरह से कई मतलब ये मुझे तुलनात्मक दिखता है। फिर जैसे कश्मीर में जो मुझे याद है कि वहां पे हर एक जगह में वो बोलते थे कि हमारी ये शमशान भूमि, हर एक जगह शमशान भूमियां थी। मुझे याद है सुपोर में भी एक पूरा एरिया था जिसको उन्होंने मतलब उनकी शमशान भूमि इतनी बड़ी थी। तो हमारे बस्तर में भी अब ऐसा है कि हमारे यहाँ पे मरघट उसको बोलते हैं बस्तर में, और मरघट में मतलब बहुत लोगों की जानें जाती हैं, गई हैं, और हम लोग कई बार एक एक गांव के उसी मरघट में कई बार गए हैं। ऐसे भी कुछ गांव हैं यहाँ पर। तो मतलब इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। फिर एक और तुलना इस तरह पे भी कर सकते हैं पॉलिटिकली, कि कश्मीर का जो मुद्दा है उसको भी सरकार दूसरे तरीकों से हल कर सकती थी। कश्मीर पर तो एक इंटरनेशनल एक समझ भी है, एक सोच है, और दोनों कश्मीर मतलब पाकिस्तान और इंडिया मिलके वो लोग इसको सुलझा सकते थे। मगर आज दिन तक दोनों ने ही ये पसंद किया कि वहां पे युद्ध छिड़ा रहे। तो ये जो बात है, मुझे लगता है कश्मीर में भी सैन्यकरण का ही रास्ता अपनाया गया। आम जनता का किसी ने नहीं सोचा कि किस तरह से सालों साल मतलब जीवन उनका तबाह हो जाता है। तो ये जो एक कल्पना करनी चाहिए, मतलब जैसे अरुंधति का वो जो एक ऐसे है एंड ऑफ इमेजिनेशन, मतलब ये जो वो ये ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपका एक तो एंड ऑफ इमेजिनेशन है और आप खोखले हो चुके हैं अंदर से, और आप बहुत झूठे भी हैं अंदर से, मतलब खोखले भी हैं और बहुत झूठ है आप में, क्योंकि थोड़ा भी आप में एम्पैथी नहीं है, थोड़ा भी आप सोचते नहीं है कि वो भी परिवार है, उनको भी जीना है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका हल हमें करना है। सरकारें जब बनती हैं तो वो केवल नौकरी नहीं होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है। आपको पूरी जनता ने आपको जिम्मेदारी दी होती है। तो सरकार का भी एक एक्सपेरिमेंट, मतलब कि किस तरह से एक अच्छा गवर्नेंस हो जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब अभी जो ह्यूमन बींग्स का जो इतिहास है उसको एक लंबा इतिहास की तरह हम सोचें, तो हमें ये बहुत दुख की बात लगती है कि एकदम विकसित सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में भी, जैसे अमेरिका में भी, मतलब आपका वो इस लेवल पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, एम्पैथेटिक गवर्नेंस, फिर ये सोच कि हमें जितना हद तक हो सके हमें डायलॉग से चीजों को सुलझाना है, न कि हमें मिलिट्री यूज ऑफ मिलिट्री से, यूज ऑफ फोर्स से समझाना है। तो जैसे हम लोग आज सब विटनेसेस बने हुए हैं कि गाजा में क्या चल रहा है, मतलब इतना भयानक, इतना बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये स्थिति है। तो मतलब पूरे एक तरह से ये पूरे विश्व का, मतलब एक स्तर पर इतना विकास, इतना मतलब आप चांद पर जा रहे हैं, आपके बुलेट ट्रेन्स हैं, बहुत कुछ है आपके पास में, तो मगर दूसरी तरफ आप मानवता आपके अंदर, मानवीय दृष्टिकोण, डेमोक्रेटिकली चीजों को रिजॉल्व करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, हाँ,
वो सब नहीं है। आपके अंदर अभी भी हेट है, घृणा है, प्रेजुडिस है, बहुत कुछ मतलब इस तरह का है। तो आप तो सिविलाइज्ड नहीं हैं, आप तो बहुत पीछे हैं अभी भी इन दृष्टिकोण से। तो यही है, मतलब ये जो सत्ता वर्ग का हर एक जगह अनफॉर्चुनेटली यही दिखता है कि यही एक तरह से बहुत ही पैराडॉक्स है कि एक लेवल पे आप बहुत आपका बहुत डेवलपमेंट आप गिनाओगे मटेरियली कि आप बहुत डेवलप्ड है, मगर दूसरी तरफ आप बहुत ही अंडर डेवलप्ड हैं। तो उस दृष्टिकोण से मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगी कि जब मैंने कहा था कि आदिवासी समुदाय बीपीएल है या मतलब बहुत उस तरह से मटेरियली उनके पास में ज्यादा नहीं है, और ये मैं सभी आदिवासियों के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आदिवासी के अंदर भी क्लास सिस्टम है, आदिवासी के अंदर भी वर्ग है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग अक्सर एक ही इसमें बात करते हैं, मगर जो ज्यादातर आदिवासी हैं वो बहुत कम में जीते हैं, मगर उनके और बहुत सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स हैं जिससे वो अपने को खुशी वो दे पाते हैं उस कम्युनिटेरियन लाइफस्टाइल से। और उसको मतलब कम मतलब मुझे लगता है, जैसे मैं पहले कह रही थी कि वो अक्सर क्राइटेरिया नहीं होता है किसी भी समाज को जज करने के लिए कि वो ऊंचा है या नीचा है। उन उनका जो क्राइटेरिया में कलेक्टिव ये सब के क्राइटेरिया में वो लोग शायद दूसरों से बहुत आगे हैं। जी मतलब मुझे लगता है जो साझा समृद्धि जो है कि जी इस प्रकृति के बीच में रहना, जो उनका कलेक्टिव कॉमन्स है, जो कि शायद शहरों में तो हम शायद जानते ही नहीं कि वो कोई चीज इस तरह की होती है। तो जी वो तो उस फिटनेस के मामले में, मतलब हम कह तो रहे हैं वो कुपोषित है, पर वो शायद किसी भी शहरी व्यक्ति से ज्यादा फिजिकली जी फिट है। तो जी जी वो तो खैर जरूर है। पर एक और बात जो मेरे जहन में थी, वो ये थी जी कि अभी इतने सालों से ये सब जो चल रहा है और इतने बीच में काफी सारी चुनौतियों के बीच में, तनाव के बीच में भी रह रहे हैं, ये जो लोकतंत्र को और आजादी को जो लेकर आना था कि बस्तर में एक तरह के जो राजनीतिक नेतृत्व मिलना चाहिए था, लोगों के बीच में से जो निकल के आना चाहिए था। कुछ नेता तो आए और कुछ को शायद टोकन के बतौर उनको इस तरह के मंत्री पद वगैरह भी मिलते रहे, पर वो उनमें से कुछ ऐसा कभी आपके हिसाब से क्यों नहीं हो पाया कि एक जैसे कि हम झारखंड में देख पाते हैं, पर वो बस्तर में नहीं देख पाते। मतलब एक ये भी दोनों एक तरह के लगभग इलाके हैं, मतलब तुलनात्मक तरीके से। नहीं, मुझे लगता है कि इस ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें मुझे लगता है कि बाबा साहेब ने जो कहा था वो लागू होती है बात, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी, क्योंकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे रिजर्व्ड है, तो आदिवासी ही उसमें खड़े होते हैं। मगर यहाँ पे वो दो पार्टीज हैं हमारे यहाँ, कांग्रेस और बीजेपी, उसी में वो बटे हुए रहते हैं। और फिर उनकी सोच, मतलब भले आपका जो एमएलए है वो आदिवासी है, परंतु उसकी सोच कांग्रेसी है या उसकी सोच बीजेपी भाजपा है, तो वो हमेशा वो अपनी पार्टी की पार्टी लाइन ही करेगा। वो अपने आदिवासियों के प्रति अकाउंटेबल भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी पार्टी का ही लाइन वहां पे वो पालन कर रहा है। तो जवाबदेही उसकी अपने पार्टी को है, उसकी जवाबदेही अपने आदिवासी समुदाय को नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि उनको भी आ, मतलब ऐसा ऐसा टाइप का सिस्टम हो जिसमें आदिवासी उनको वापस बुला सकें, राइट टू रिकॉल हो, है ना। तो कई बार मेरे मन में आता है कि पॉपुलेशन पर क्यों नहीं एक प्रतिनिधि हो, और फिर वो यही प्रतिनिधि फिर मतलब मंडल बने, और क्योंकि इससे फिर उनका कंट्रोल अपने व्यक्ति पर रहेगा। ये पूरे देश के लिए अप्लाई होता है, मगर इसमें ये जो उन्होंने बाबा साहब ने जो ये अम्बेडकर जी ने जो ये वार्निंग किया था कि जो वो कह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो मुझे लगता है इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कोई फायदा नहीं मिलता है। आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी,
कहने के लिए आपके आदिवासी ही प्रतिनिधि हैं, मगर वो आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। तो आज के दिन में जैसे हमने बस्तर में देखा, जब सलवा-जुडुम का दौर था, तो सलवा-जुडुम जब शुरू हुआ, और उसको मैं ऑपरेशन सलवा-जुडुम कहती हूँ, क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनियस एंटी माओइस्ट मूवमेंट नहीं था, वो एक ऑपरेशन ही था। तो उसमें दोनों पार्टीज थे, वो बीजेपी और कांग्रेस। महेंद्र कर्मा तो ऑपोजिशन कांग्रेस के वो लीडर थे उस समय असेंबली में। तो इसका मतलब कि माओवादियों से कैसे डील करना, उसमें उनकी सोच एक जैसी थी। मिलिटराइजेशन पर उनकी सोच एक जैसी है। ये माइनिंग पर उनकी सोच एक जैसी है। तो मतलब जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बाद जो सीक्रेटली ये लोग गोपनीय तरीके से कई कंपनियों के साथ में एमओयू साइन कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, इसमें सब कुछ इनका एक जैसा है। बघेल जी की सरकार में ये जरूर हुआ कि टाटा स्टील कंपनी लोहंडीगुड़ा में जो बनी थी उसका उन्होंने जमीन वापस की, परंतु वो एक अपवाद की तरह है एक तरह से। पर मोस्टली तो इकोनॉमिक पॉलिसी में इनकी सोच एक है। सेक्युलरिज्म पर भी, क्योंकि उसी में कांग्रेस थोड़ी अलग है एक तरह से, मगर सेक्युलरिज्म पर भी हमने यहाँ देखा है बस्तर में, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ सालों में ईसाइयों पर बहुत हमले हुए हैं, और उसमें भी यही देखा है कि जब कांग्रेस सरकार के समय जब हमले हो रहे थे, तब भी वो खुलकर इस पर स्टैंड नहीं ले रहे थे। जैसे एफआईआर्स करना, उसको फॉलो करना, दंड देना नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो उनके वोटों पर असर पड़ेगा इसका। तो ये हमें दिखता है कि ऑन द ग्राउंड वो लोग दोनों एक जैसे हैं। तो इसीलिए जो आपका प्रश्न है कि इस पूरे गवर्नेंस के चीज पर, मतलब फिर चुनाव जो है, जो पूरे लोकतंत्र की एक तरह से उसका मतलब बुनियाद है, उसमें एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और वो आदिवासियों के लिए भी और देश के अन्य मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उन सब के, क्योंकि अभी हमने इतने सालों की 1947 के बाद हमने इतने सालों का देख लिया एक्सपेरिमेंट कि चीजें उन तक नहीं पहुंचती हैं, उनके अधिकार नहीं मिलते हैं उनको, उनके अधिकार कुचले जाते हैं। अमीरों के लिए जिस तरह से उन मतलब आज भी बस्तर में कॉरपोरेट्स का के अधिकारों के लिए एक तरह से सोचा जा रहा है। नहीं, कॉरपोरेट्स के अधिकारों नहीं, कॉरपोरेट्स के इंटरेस्ट के लिए। और ये सब जो ऑपरेशंस हैं, इसमें जो इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसमें भी पूरी गोपनीयता होती है, सीक्रेट होता है, कभी नहीं बताते ये लोग कि इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है। और इसमें भी कॉरपोरेट्स भी दे रहे होंगे, क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है ये उनके ही एक तरह से उनके फायदे के लिए है। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम जानते हैं बस्तर में खनिज बहुत ही तरह तरह का खनिज है, बहुत हाई ग्रेड का खनिज है। तो उन्हीं के कंपनियों के लिए सैन्यकरण भी हमें दिखता है कि बोलने के लिए वो माओवादियों के लिए है, और ये है भी, उनके लिए भी है, परंतु ये माइनिंग इंटरेस्ट के लिए भी है। तो इसलिए अब जब माओवाद अगर यहाँ पे धीरे धीरे घटेगा, तो ये प्रश्न हमको पूछना पड़ेगा सरकार से कि क्या आपका ये जो कैंप्स है, क्या आप अपने कैंप्स भी हटाओगे यहाँ से? हटानी चाहिए ना उनको। अगर इतना, अगर वो बता रहे हैं कि अब बहुत वीक हो गया है माओवाद और उसको अब वो खत्म करने की कोशिश में है, तो फिर सैन्यकरण की भी जरूरत हमें नहीं है। तो आप अपने पूरा पैरामिलिट्री को भी आप वापस ले लें। तो इसकी तो बात वो लोग नहीं करते हैं कभी, मगर कंपनियों की बात हो रही है, कंपनियां आ रही हैं, नए नए पहाड़ उनको दिए जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। सरकार असल में यह कहती है, और बहुत सारे लोग जो अ, इस बस्तर को दूर से देखते हैं, उनका यह जी कहना है कि दरअसल आप जो विकास की कमी की बात कर रही हैं, या वहाँ सरकारी योजनाओं के लागू नहीं हो पाने की बात कर रही हैं, यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि माओवादी ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। और जी माओवादियों ने एक समानांतर सरकार बना ली, और वहाँ इस राज्य के
की जो योजनाएँ थी उनको लागू नहीं होने दिया। तो जी, दावा ये किया जाता है कि हम दरअसल आदिवासियों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं और इसमें माओवादी बाधक थे, इसलिए हम उनको ख़त्म कर रहे हैं। अ, और दूसरी तरफ माओवादी राज्य से संघर्ष कर रहे हैं। जैसा ये देखा भी गया है कि माओवादियों के नेतृत्व में आदिवासियों की भूमिका बहुत कम है, थोड़े हैं। उनका जी, अगर शीर्ष नेतृत्व देख लें। तो इन दोनों को कैसे देखते हैं? यह जो दावा है कि हम करना चाहते थे लेकिन माओवादी नहीं करने दे रहे हैं हमको और इसलिए हमें माओवादियों को ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि हम विकास कर सकें। लेकिन जैसा आप कह रही थी कि 300 के आस-पास चौकियाँ हैं इनके या कैंप्स हैं और मुझे जो वहाँ के मेरे मित्र बतलाते हैं कि उनमें बहुत सारे जो कैंप्स हैं, उनको चलाने का खर्चा कंपनीज़ देती हैं। ये जी, जो माइनिंग कंपनीज़ हैं, जी, वो खर्चा देती हैं। और जी, अभी तो जैसे भिलाई अ वाला जो कंपनी है, उसने बाकायदा जी, उस तरफ बतलाया है कि ये कैंप हम चला रहे हैं। जी, तो ये जो हित हैं, ये बहुत स्पष्ट हैं, कौन से। जी, दूसरा आज ही मेरी बात हो रही थी रायपुर के अपने एक मित्र से। आपने सड़कों की बात की थी पहले। जी, सड़कों को विकास से बिल्कुल जोड़ा जाता है कि जितनी चौड़ी सड़क होगी, उतना तेज़ी से विकास दौड़ेगा। और जी, आपने चौड़ी सड़क, 4 लेन रोड की बात की, तो उसने ये बतलाया कि नारायणपुर से ओरछा जाने में पहले जो समय लगता था, अब उससे 4 गुना या 5 गुना वक़्त लग रहा है, जबकि जी, सड़क जी, 4 लेन हो गई है। क्योंकि हर कुछ देर पर बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं और जी, वो इसलिए गड्ढे हैं कि इतने बड़े-बड़े ट्रक लगातार उस पे चल रहे हैं, जो कंपनियों के ट्रक हैं जी, और उनके चलते वो सड़क खत्म हो गई है। तो 4 लेन है, लेकिन वो सड़क नहीं रह गई है, गड्ढे हैं। उस पर आदिवासी नहीं चल रहे हैं, उन पर कंपनियों के ट्रक चल रहे हैं। जी। तो आपने ये जो कहा ये सच भी है कि जो भी एरिया माओवादियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और रहा है, सालों साल रहा है, वहाँ पे माओवादी भी नहीं चाहते थे कि वहाँ पे कोई भी अंदर आए। अ, और क्योंकि उनको हमेशा पुलिस का भी डर रहता था कि जैसे रोड्स बनेंगे तो फिर गाड़ियां भी आएंगी, गाड़ियों से पुलिस भी आएगी, जल्दी जल्दी आएगी। तो इसीलिए वो कच्ची रोड उसी तरह का वो चाहते थे अपने एरिया में। इसीलिए आप कई बार सुनते होंगे कि रोड खोद दी जाती थी, तो ताकि गाड़ियों के लिए वो अवरुद्ध रहे, वो ज्यादा अच्छी तरह नहीं आ सके। इसके बावजूद जैसे कुछ चीजों में जैसे कि शिक्षा, तो शिक्षा के इसमें हमेशा तो ऐसा नहीं है कि वो लोग शिक्षा के विरोध में रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग शिक्षा का भी स्कूलों का भी उन्होंने तब स्कूलों को डिमोलिश करना शुरू किया था सल्वाजुडुम के टाइम में, जब उनका उनको डर था कि क्योंकि स्कूल का ही एक भवन था जो एक पक्का भवन होता था गांव में, तो उनको डर था कि इस भवन में आके पुलिस या सिक्योरिटी कैंप आसानी से बस जाएंगे। तब कई बार और कई जगह हमको ये देखने के लिए मिला कि स्कूलों को ध्वस्त किया गया था और गांव के लोग भी करते थे, जो भी उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में हैं वो लोग करते थे। तो ये पूरा समय जो है कि मतलब एक पुलिस पुलिस नहीं आनी चाहिए, ये उनका उनकी बात थी। तो दूसरी जैसे अभी सस्ता अनाज, अब सस्ता अनाज तो बस्तर के लोग लेते हैं, मतलब उनके राशन है, राशन का मतलब कार्ड है। ये भी बात है कि वो उसके लिए उनको बहुत दूर-दूर चलना पड़ता है, क्योंकि उनके ही एरियाज़ में वो अनाज का वो आउटलेट्स नहीं बन पाए हैं। तो जैसे अब अबुझमाड़ में मैंने देखा है कि जैसे पूरा मतलब एक दिन चले आप, एक रात कहीं सोए, फिर आप दूसरी जगह, मतलब अबुझमाड़ से आप कांकेर जा रहे हैं, कांकेर के कोयली बेड़ा अपना अनाज लेने के लिए। और फिर जैसे एक ये फर्जी मुठभेड़ का केस हुआ था लास्ट ईयर,
जब एक परिवार, एक माएँ थी उसमें, 2 माँ थी, कुछ उनके और परिवार वाले थे और उनके साथ में 2 युवा थे उनके घर के, क्योंकि अनाज बोरियाँ उठा के लाना है, तो इसीलिए अपने युवा को साथ में लेके गई थी, अपने बेटों को। तो वही अबुझमाठ से चले, फिर रात में एक जगह सोए, फिर वो कांकेर पहुँचे और उस दिन उनको अनाज भी नहीं मिला। फिर वापस आए, फिर रात को वहीं सोए और दूसरे दिन फ़ोर्स वहाँ पे आ गई और उन माँओं के सामने उन्होंने 2 बेटों को ले गए और पास के झाड़ियों तक ले गए, वहाँ उनको मार दिया गया और उनके डेड बॉडीज़ माँ के सामने ही लेकर गए। और उन माँओं का ये कहना था कि अब मतलब वो तो रो तो रही थी, रोते-रोते वो ये भी बोल रही थी कि अब मैं किसको लाऊँगी? ये मेरा बोरी, मेरा ये उठाने के लिए मैं किसको लाऊँगी? मेरा बेटा ही तो था, मैं किसको लाऊँगी? तो मतलब ये भी मतलब इनकी स्थिति है, मगर ये तो मैंने बाय द वे बोला। मगर उस समय उस घटना में जैसे मेरे मन में ये विचार आया कि बस्तर में एक युवक होना और एक स्वस्थ युवक होना, वो भी गुनाह है कि आप युवक हैं, मतलब आप 20-25 साल के हो और आप एक स्वस्थ अच्छे आपका बॉडी है, तो भी आप संदिग्ध हो, है ना? तो मैं उस ये समय भी मुझे पूछना चाह रहा था कि हाँ, ये ये जो एक फीलिंग आया था। ये जो तो आप मतलब सरकार के सॉरी, आप बोल रहे हैं कुछ? जो नौजवानों के बारे में कह रही थी, तो मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि वहाँ की जी, इस पूरे उसमें वहाँ की औरतों के साथ और उन जी, नौजवानों के साथ जो लोग दरअसल ना सरकार की तरफ थे, ना माओवादी थे और जो कि वो आम जीवन में जैसी जो जिसकी जैसी मजबूरियाँ रहीं, उस हिसाब जी। से वो उसको नेविगेट कर रहे थे। उनके साथ जो हुआ और उसमें कई सारे मामलों में तो आप उनके लिए लड़ती रही हैं। उनके बारे में आप उनका भविष्य कैसे देखती हैं? क्योंकि मुझे ये भी समझना था कि ये अब अगर हम कह रहे हैं कि माओवाद वहाँ से खत्म हो रहा है या अपना महत्व खो रहा है, तो फिर जो लोग थे तो उनको आप कैसे एक नॉर्मल्सी कैसे आएगी बस्तर में? तो पहले सवाल था कि औरतों और बच्चों के साथ क्या हुआ और फिर ये नॉर्मल्सी वाली भी जो बात इसमें ऐसा है कि जो युवक वर्ग है, युवा है और मतलब मेरे बोलने में शायद एक एक पार्ट में ये नहीं बोली हूँ अभी तक, जो बोलना चाहिए मुझे कि माओवादिस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड से भी ऐसे भी आदिवासी हैं, जिनको गाँव छोड़कर बाहर जाना पड़ा है। और वो माओवादियों के थ्रेट के कारण, उनकी धमकी के कारण, क्योंकि उस पॉलिटिक्स में आपको आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हो। आपको या तो उनके साथ रहना है या आपको अगर आप नहीं रहना चाहते, उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो फिर आपको अलग होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति तो नहीं दिखती है कि आपको भी उन्हीं गाँव में रहने दिया जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि हर एक जो टाउन है, उसमें कई जगह में शांति नगर बने हुए हैं, जिसमें ऐसे लोग हैं जो बाहर आए हुए हैं। तो कई इस कारण से आए हुए हैं क्योंकि वो माओवादी गतिविधियों में नहीं रहना चाहते थे और उनको वो स्पेस नहीं दिखा तो वो बाहर आए। तो टाउन में तो आपको एक छोटा-सा ही कुछ छोटा-सा कुछ रूम बना के आप रहेंगे। तो और आपने भी मतलब आप आदिवासी हैं मगर आपने आपकी ज़मीन आप छोड़ के आए, आपका जंगल सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ईसाई धर्म में मानते थे और ईसाइयों का विरोध माओवादियों ने भी किया है। ऐसे कई एक घटना भी मतलब ऐसे कुछ 2-3 उदाहरण मैं जानती हूँ जिसमें ईसाई पास्टर को मार भी दिया गया है। पहले उसको भगाया गया सुकमा से, फिर वो जाके सरहद में रहने लगा, सुकमा और मतलब वो और उसका परिवार सुकमा और तेलंगाना की सरहद में रह रहा था। फिर भी उसके पीछे पड़े रहे और फिर वहाँ आके उसको मारना चाहा, वो नहीं था, उसके भाई को मार दिया। तो मतलब और उसकी तो जब वो सुकमा में था तो उसका बाइबल भी जलाया गया था। तो जब मैं उसको मिली थी तो वो मतलब हँस रहा था उस समय तो यही बोल रहा था कि वो मैं पहले वो नज़दीक था पहले माओवादियों के। बोला फिर मैं कुछ कारणों से मेरे घर में बहुत
हेल्थ खराब हुआ किसी का, फिर हम वड्डे के पास गए। वड्डे मतलब जो पुरोहित होते हैं आदिवासियों के, जो मतलब जो उनका ये स्वास्थ्य का देखते हैं, उनके पास गए। फिर हम वो सब ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर किसी ने बोला कि आप प्रार्थना में जाइए। फिर हम प्रार्थना में गए, फिर वो ठीक हो गया हमारा वो व्यक्ति। तो इसी तरह से कई बार लोगों के अंदर ये विश्वास जागता है, फिर वो इसीलिए वो अपने आप को फिर विश्वासी बोलते हैं। और फिर वो हंसते हुए बोल रहा था कि फिर मैं यीशु का कमांडर बन गया, ऐसा बोल रहा था वो। तो ये व्यक्ति थे जिसको कि वो बहुत फिर बाद में बहुत विश्वासी बना, और उसने बहुत लोगों को भी विश्वासी भी बनाया, ऐसा भी है। तो उसको भी वो लोग टारगेट उन्होंने मतलब किया हुआ था। तो कहने का मतलब कि मैं ये मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अ, मतलब इस तरह के भी लोग हैं, इसमें भी युवा भी हैं, इसमें भी औरतें भी हैं, इसमें भी बुजुर्ग भी हैं, तो ये लोग भी हैं। और इनमें से कई नक्सली अपने आप को मतलब वो और उनको सरकारी इसमें नक्सली पीड़ित भी कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे हैं जो नक्सली की हिंसा के शिकार भी हुए। वो आईडी ब्लास्ट विक्टिम भी हो सकता है, वो इस तरह से निकाला हुआ व्यक्ति हो सकता है। तो इस तरह के भी कई लोग हैं, तो वो लोग भी हैं, और वो लोग भी इस तरह के टाउन्स में रह रहे हैं। और दूसरे हैं जो उसी एरिया में रह रहे हैं, मगर उनमें से भी कितना पूरे मन से हैं, कितना थोड़ा आधे मन से हैं, वो भी पूरा तो नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों में बसवा राजू की डेड बॉडी के साथ में और 5 माओवादी, 27 लोग मारे गए थे। कुल मिला के 28 मारे गए थे। 21 तारीख का जो एनकाउंटर हुआ था, 21 मई का नारायणपुर में, तो उसमें से एक की बॉडी तो माओवादी ले गए थे, मगर 27 की बॉडी पुलिस के हाथ में आई थी, जिसमें से 5 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के थे, जिसमें से जो पूरी माओवादी पार्टी का जो सबसे शीर्ष इधर के व्यक्ति थे बसवा राजू, वो भी उनकी भी बॉडी उसमें थी। और बाकी कई आदिवासी परिवार थे, जिसमें बीजापुर के भी थे, सुकमा के भी थे, ओरछा के भी थे। तो खैर उनकी तो कहानी है एक अलग, जिसमें उनकी बॉडीज को मतलब 4-5 दिन इंतजार करने के बाद भी उनको, और पूरे आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ दिखाने के बाद भी उनकी बॉडीज उनको नहीं दी गई, और सरकार ने उनको जला दिया। और ये कहा कि कोई भी लीगल क्लेमेंट नहीं आए थे, जबकि लीगल क्लेमेंट्स आए थे। मैं खुद उसकी विटनेस रही। मगर ये पूरी बात मेरे मन में मैं मतलब मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ। पर क्या हुआ था कि वहीं पे ओरछा की भी एक महिला आई हुई थी, एक परिवार आया हुआ था। और जो ओरछा का ये बात मैंने कई बार सुनी थी, मगर ये मुझे उसके बहुत उदाहरण नहीं मिले थे। मगर ये महिला वो अपनी लड़की को लेने आई थी, और उसने कहा कि हमारे मतलब इस परिवार में 5 लड़कियां थी। और जब हमने कहा, पूछ रहे थे हम लोग, सब बाकियों को भी पूछ रहे थे, कब गया आपका परिवार परिजन, कब गया था माओवादी में, कब जुड़ा था, क्या सोचकर जुड़े थे, इस तरह के प्रश्न हम बाकियों को भी पूछ रहे थे, तो उनको भी पूछ रहे थे। और भी कई पत्रकार भी थे, सब पूछ रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि अ, उनकी डर से और उनकी धमकी से, तो क्या वो बोले कि हमारी 5 लड़कियां थी, और वो लोग आए और बोले कि हम एक लड़की को ले जाना चाहते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते थे, मगर वो लोग धमकी भी दे रहे थे, और ये कह रहे थे कि अगर आप गांव में ही रहना चाहते हो तो आप दो। तो वो जो लड़की थी उसने कहा कि मैं जाती हूँ, ताकि आप लोग रह सकोगे, यहाँ पर गांव में ही रह सकोगे। तो ये मतलब दूसरे कई पत्रकारों ने इस पे वीडियो सब भी बनाया है। ये अभी की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। ये बयान आया था जब वो उनका बॉडी लेने आई थी। तो मतलब इस तरह से भी है, तो इसलिए उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जब आपने कहा युवा महिला, अब क्या है कि उनके अंदर मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो लोग तो, ये तो हम कह रहे हैं कि 20 साल से इतना उन्होंने दुख झेला है। अ, और वैसे तो वो अपने आप को दादा लोग के करीब ही समझते हैं, वो दादा लोग के ही लोग हैं। क्योंकि अ, पूरा समय तो वो हिंसक ही काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनके भी संगठन में एक तरह का लाइफ है।
जैसे कई तरह की चीज करते हैं, खेल करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं। जैसे अंदर अंदर के इलाकों में आपको आज भी, अभी जैसे गाजा का बहुत कुछ हो रहा है, तो बाकी बस्तर में कई जगह में नहीं जानते होंगे, पर हो सकता है उनके अंदर के गांव में भी कोई युवा आपको गाजा की बात कर देगा, ऐसा है। तो मतलब कई तरह की राजनीतिक एक चेतना जिसको बोलेंगे, कहीं भी कोई संगठन बहुत लंबे समय से होता है तो एक चेतना भी वो प्रदान करता है, और लोग भी उनकी मीटिंग्स में कई बार जाते हैं, भले ही वो पूरी तरह से जुड़े हों ना जुड़े हों, कहीं ना कहीं कुछ उनके अंदर भी एक कुछ चेतना, कुछ जानकारी, कुछ कुछ ना कुछ तो आता है। तो अब क्या है कि वो सब भी एक तरफ है, वो पॉजिटिव्स हैं, मगर अभी उन्हीं के एरिया में कितने लोग मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब ये मैं आपको कह रही थी, वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह से चीजों को देखते हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सब भी समझना बहुत आसान नहीं है। और वो मतलब आजादी से बोल पाए और उनकी बात को भी सुना जाए, हाँ, उस तरह का भी एक माहौल हो। तो तो इसलिए क्या है कि अभी तो क्या है कि जो ऑपरेशन कगार के तहत जो इतना ज्यादा हो गया है यहाँ पर मारना, वो 1 जनवरी 2024 के पहले भी काफी खराब था, मगर अभी बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे अब भारी संख्या में हो रही है। मतलब एक साथ 20, 25, 30 इस तरह से मर रहे हैं। अ, कम से कम 2024 में तो ऐसे बहुत केसेस मैंने देखे थे जो फर्जी थे। तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहे हैं लोग, वहीं पे मारे गए हैं, जैसे पीडिया और इतावर में हुआ। दूसरे भी इस गांव में अभी भी फरवरी में भी हुआ, कोरचोली और तोड़का में, जहाँ पे दोनों साइड से मतलब फोर्स बहुत आई, उनको खदेड़ा गया, एक तोले पहाड़ी की तरफ ले जाया गया, और तोले पहाड़ी में ऑलरेडी फोर्स तैनात थी और उन्होंने सीधे फायरिंग किया। तो, तो मतलब इस पूरी चीज में बहुत कुछ सही, कुछ एनकाउंटर्स सही भी हैं और कुछ एनकाउंटर्स में इस तरह की आपको फर्जी भी दिख रहा है। कई जगह ये भी दिख रहा है कि माओवादी को वो पकड़ सकते थे, वो जैसे कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग इंज्योर हो गए, तो जो घायल हो गया उसको आप पकड़ सकते थे, उसको आप जेल कर सकते थे, मगर आपने उनको सीधे जाके मार दिया। ऐसा जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है, ऐसा एक घटना में साफ आया था कि 7-8 लोगों को इस तरह से मार दिया। इस बार भी जो बसवा राजू के बारे में कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि वहां भी मुठभेड़ हुई थी, मगर जो भी ये पीएलजीए के लोग थे, वो पूरा अंत तक बसवा राजू को बचाते रहे, क्योंकि उनके बहुत घेरे होते हैं। और जब बसवा राजू मारा गया, हाँ, तब वो लोग सब वहां से तितर जो भी बचे थे वो चले गए, और बसवा राजू को ऐसा कहा जाता है कि उसको वो लोग पकड़ लिए थे और उसको वो लोग मतलब अरेस्ट भी कर सकते थे, मगर उसको मार दिया गया। मगर ये पूरी बातें 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर ये सब जो सुनने में आता है वही हम कह सकते हैं। तो इसीलिए मतलब ये जो आपने कहा कि आप एक्चुअली भविष्य का कह रहे थे कि यहाँ के यूथ, यहाँ की औरतें, यहाँ का सामान्य आदमी, किसान, मजदूर, वो कैसे सोच रहा है, वो कैसे आगे आगे क्या होगा। तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी से कहना तो बहुत मुश्किल है कि आगे कैसी स्थिति आएगी। पर उम्मीद है कि कुछ उनकी स्थिति में कुछ बदलाव आए, क्योंकि यहाँ पे तो स्थिति ऐसी है कि खुद के खेत में खेती करते हैं तब भी मारे जाते हैं। मिर्ची तोड़ने के लिए तेलंगाना जाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में पूरा एक सीजन होता है मिर्ची तोड़ने का, तो यहाँ के लोग अक्सर वहां जाते हैं, तो वहां भी पकड़े जाते हैं। वहां से कई बार फोन आ रहे होते हैं कि हमको चरला में पकड़ लिया है, इतने लोगों को पकड़ लिया है, इस तरह से। तो
मतलब कहीं भी, जैसा मैं आपको पहले कह रही थी कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप महुआ बिन रहे हो, आप तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, या बीजा पांडुम अपना मना रहे हो, जैसे जैसे बीजा पांडुम है कि बीज का जो आपका त्योहार है, तो इस उस समय भी त्योहार मनाते मनाते भी यहाँ बड़े बड़े जनसंहार हुए हैं, जैसे कि सारकेगुड़ा बीजापुर में हुआ था 2012 में, और एडेसमेट्टा में 2013 में। सारकेगुड़ा में 17 मारे गए थे, एडेसमेट्टा में 7 मारे गए थे, और दोनों में ही जुडिशियल कमीशन बैठा था, और जुडिशियल कमीशन ने साफ साफ कहा भी कि ये फर्जी एनकाउंटर ही है। रिपोर्ट भी आई, असेंबली के पटल पर वो पेश भी हुई, मगर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है आज दिन तक। आप लोग सुप्रीम कोर्ट वाले केस के बारे में भी जानते हैं, उसका पूरा जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा आदेश दिया है कि जो जो अन्याय हुआ था यहाँ पे 2005 के बाद, इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार, ये सभी का एफआईआर होना चाहिए, इस पे कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, पर नहीं हुई है। तो पूरी तरह से कंटेम्प्ट में है, और अभी वो केस भी डिसमिस कर दिया गया है। इनफैक्ट हर एक केस जो अभी तक हाई कोर्ट में गया है, हर एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, कहीं भी न्याय नहीं मिला है। हाँ, तो जुडिशरी का भी पूरी तरह से वो दिखता है। तो इसलिए क्या है कि भविष्य में अब कैसे क्या होगा बस्तर में, क्या यहाँ पे अब पूरी तरह से पुलिस राज और कॉर्पोरेट राज क्या अब मिलकर पूरा काम करेंगे, क्या बस्तर की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, मतलब ये सब अब देखने की बात है, या बस्तर की में एक खुले संघर्षों का दौर आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लोग चुप बैठने वाले हैं। आदिवासी अगर अंग्रेजों के समय भी लड़े अपने जमीन, जल, जंगल, जमीन के लिए, अंग्रेजों के समय लड़े और फांसी हुई, ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे सामने में। बस्तर से भी हमें गुंडाधुर का उदाहरण है। उसी तरह हर एक आदिवासी क्षेत्र से हमें कई आदिवासी जो आज भी नायक, उनको आज भी लोग उनको याद करते हैं, वो उस समय भी लड़ रहे थे अपने जल, जंगल, जमीन के लिए। तो आदिवासी तो मेरे विचार से तो आदिवासी लड़ेंगे। तो इसीलिए, मगर ये जो भी खतरा जो अब मंडरा रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक तरह की हिंसा यहाँ पे चल रही थी। अब क्या है कि इनके पास में इतना सैन्यकरण की इतनी शक्ति है, बहुत ज्यादा, मतलब पैरामिलिट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पुलिस कैंप, पुलिस स्टेशन जो है वो तो कैंपों के अंदर ही बने हुए हैं। मतलब ये जो कहा जाता है कि 24 घंटा आप पुलिस के पास जा सकते हो, ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। तो आज के दिन में अगर आपके साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस के संबंध वाला कोई भी आपके ऊपर अत्याचार हुआ हो, और यहाँ तो ऑपरेशंस पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलके कर रहा है, तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं अपना लिखाने के लिए। और अगर वो आप जाते भी हो हिम्मत करके, तब भी आपको वहां संघर्ष करना, एक पुलिस कंप्लेंट करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। अभी फरवरी में तोड़का और कोडचोली में जो फर्जी मुठभेड़ हुई और 7-8 लोग मारे गए, उसमें हम लोग सब गए थे वहां पे परिवार लिखाने के लिए गंगलूर थाना, और हम लोग को कहा गया कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट नहीं ली जाएगी, और हम लोग वहीं बैठ गए। ठंडी थी, 19 घंटा बैठे रहे। तब अगले दिन 12 बजे डीएसपी आए हैं और कंप्लेंट लिया है, जबकि कंप्लेंट तो कुछ भी नहीं होता है, उसमें तो केवल रिसीव लेके उनको आपको दे देना है कॉपी, उस पे तो इन्वेस्टिगेशन भी वही करेंगे। और वैसे भी उनका तो एफआईआर वैसे भी हो ही गया होता है, हर घटना के बाद उनका एफआईआर हो जाता है, तुरंत हो जाता है, जो पुलिस वर्जन का होता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह का अपराध, एक्सेस टू जस्टिस जीरो, कोई भी रिड्रेसल नहीं, कोई भी अन्याय, और बहुत गंभीर, जहां मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसी ऐसी बॉडीज जहां पे व्यक्ति का चेहरा इतना बड़ा बड़ा, वो माओ ने, परिवारों ने देखा हुआ है अपने लोगों को इस तरह मरते हुए। तो पूरा का पूरा यहाँ पे, मतलब साइकोलॉजिकली वो पूरी तरह से बिखर चुके हैं एक तरह से। मतलब अगर इसको एक फैब्रिक की तरह हम देखें, एक कपड़ा, तो वो पूरी तरह से एक उसको मतलब वो चित्रा से छलनी चिपक हो चुका है, इस तरह का है बस्तर का मतलब कपड़ा या
फैब्रिक आज के दिन में। तो इसलिए भविष्य में कैसे होगा, क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। हमारी केवल उम्मीद हो सकती है कि सरकार अगर माओवादी को वो अ, मतलब माओवाद तो नक्सल नक्सली मूवमेंट का एक भाग है। माओवादी सीपीआई माओइस्ट तो नक्सलाइट मूवमेंट का एक पार्टी है और नक्सलवाद एक पॉलिटिकल विचारधारा है। तो जैसे कि हम एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो इस बात को समझते हैं कि किसी भी विचारधारा को खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आज के दिन में भी अगर तेलंगाना, आंध्र में ग्रे हाउंड से आपने मूवमेंट को तो एक तरह से खत्म कर दिया है, मगर आज भी अगर बसवा राजू की बॉडी नहीं दी गई, बाकी 4 लोगों की बॉडी नहीं दी गई, उसके पीछे कारण यही था क्योंकि इनके अंदर डर है कि वहाँ अगर बॉडी जाएगी, तो हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग आएँगे, उसके उसको उसकी अंतिम विदाई के लिए। तो इसीलिए विचारधारा को तो कुचला नहीं जा सकता है इतनी आसानी से। और जब तक भी हमारे देश में मतलब गरीबी रहेगी, शोषण रहेगा, समानता रहेगी, अ, सरकार खुद अपने कानून तोड़ेगी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति बनी रहेगी कि अ, अगर आप खास करके अहिंसक आंदोलनों को भी अगर आप मान-सम्मान न दें, अहिंसा से जो लोग लड़ रहे हैं, जैसे कि बस्तर में भी सर्बाजुडूम में जो बच्चे थे सर्बाजुडूम के समय, वो 2021 में उन्होंने एक मूवमेंट को जन्म दिया यहाँ पे, मूलवासी बचाओ मंच करके, जो सिलगेर गाँव से जिसका जन्म हुआ और वो इसलिए हुआ क्योंकि रातों-रात वहाँ पे एक कैंप आ गया था, गाँव की ज़मीन पर आ गया था। दूसरे दिन 40 गाँव के सियान मतलब बड़े लोग गए, उनसे बातचीत करने के लिए कि आप रातों-रात कैसे आ गए? आपने तो कुछ मीटिंग नहीं करी, हमको बताया नहीं, तो उनको भगा दिया गया। उसके बाद 3-4 दिन में ही हज़ारों की संख्या में पूरे सिलगुर के आस-पास के लोग वहाँ पे मतलब हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग थे। और उनके सामने में फिर वो गाड़ियाँ लेके आए और उन पर गोलियाँ चलाई गई। 3 आदिवासी वहाँ वहीं के वहीं मर गए और ये सब निहत्थे थे। उसके बाद ही पैदा हुआ मूलवासी बचाओ मंच और मूलवासी बचाओ मंच 2021 से लेके 2024 तक अनेक उन्होंने धरने दिए, रैलीज़ दिए। पूरी बात वो लोकतांत्रिक तरीकों से ही कर रहे थे। पर हुआ क्या? उनको भी बैन कर दिया गया। उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले उनके लीडर्स, कई लीडर्स 30-40 जितने युवाओं को जेल हुई है यहाँ पर और जेल नक्सली केसेस में हुई है। कइयों पर यूएपीए भी लगा है और फिर बाद में तो बैन ही कर दिया है मूलवासी बचाओ मंच को। तो ये स्थिति है। तो ये स्थिति मुझे लगता है केवल बस्तर की नहीं है। बस्तर की स्थिति देश की स्थिति का एक प्रतिबिंब है कि जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने के लिए लोकतंत्र है, मगर पीछे से कॉर्पोरेट राज आ रहा है। बहुत अथॉरिटेरियन हो रहा है पूरी व्यवस्था, फैसिज़्म बढ़ रहा है और कहीं भी जवाबदेही जो पहले 80 के दशक में जब हमने लोगों के साथ में काम करना शुरू किया था, उस समय हम लोग सबकी एक उम्मीद थी कि यहाँ पे लोग हमारे देश के लोग अशिक्षित हैं, वो शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तो जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अ, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो कुछ चीज़ें बदलेंगी और हम अपने लोकतंत्रों को एक सशक्त लोकतंत्र बना पाएँगे। मगर आज हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे फिर से कॉर्पोरेट राज आ रहा है, यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज़्म बढ़ रहा है, यहाँ पे फासीवाद बढ़ रहा है और पूरे देश में ही बढ़ रहा है। तो ये ये सभी चैलेंजेस हैं। बहुत शुक्रिया निधेश, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? कुछ और बात करना चाह रहे हैं? मुझे आखिरी में तो यही था कि एक जो ह्यूमन राइट्स के बारे में जो वहाँ पे जो हो रहा है, आप लोग काफ़ी कुछ करते रहे हैं, पर उसमें आपको क्या लगता है कि वो आप अपने आप का काम कैसे देखती हैं कि वो और उसमें आगे कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है? क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा संकट शायद वही वही है, चाहे नौजवानों के बारे में बात करें या औरतों के बारे में बात करें। तो जो उम्मीद और एक
आपकी जो आज़ादी ही है, जब वही नहीं रहेगी तो उसके बाद फिर कैसे आगे का रास्ता कैसे दिखलाई पड़ता है आपको? और फिर मैं ये चाह रहा था कि अगर आप हमें बता पाएँ कि बस्तर को बारे में जानना हो तो कौन-सी किताबें पढ़ें? उसकी अगर आप सूची कोई हमसे साझा करना चाहें। एक मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मनीष कुंजाम पर छापा पड़ा सरकारी एजेंसियों का। तो मनीष कुंजाम तो माओवादी नहीं है, एक तरह से जी माओवादियों के आलोचक हैं, आंदोलन के ज़रिए काम करते हैं। सरकार ये कहती है कि वह जनतांत्रिक प्रक्रिया लागू करना चाहती है, तो वो माओवादियों को खत्म कर रही है। लेकिन मनीष कुंजाम के साथ जो हुआ, वो एक इशारा भी है कि अगर कोई जनतांत्रिक तरीके से भी काम करेगा, तो उसके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। तो दोनों ही बातें जो निदेश ने कही और उसके साथ इसको जोड़कर आप अगर अपनी बात कह सकें और तब हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। जी। जी तो इसमें मनीष जी की इससे ही मैं शुरू करती हूँ कि देखिए मनीष जी ने तो तेंदुपत्ता के संबंध में यहाँ पे एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ सुकमा में। उन्होंने वो पूरा घोटाला बाहर लाया, उन्होंने कंप्लेन किया और उसका हुआ क्या कि जो छापे पड़े उसमें मनीष जी के भी घर में पड़े। तो मतलब यही उल्टा है कि जो आदमी लड़ रहा है, जो आदमी कंप्लेन कर रहा है, आप उसी पर वापस आप उसको ये कर रहे हैं। तो ये मतलब ये भी आपको पूरा व्यवस्था आपको दिखा रहा है। और बस्तर में हम केवल पुलिस ये सब की बात करते हैं, पर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं। जैसे कि अभी आपने इनका मुकेश चंद्राकर 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 की हत्या के बारे में भी आपने सुना होगा कि जिन्होंने एनडीटीवी के नीलेश के साथ मिलकर उन्होंने रोड में जो भ्रष्टाचार का की पूरी बात उजागर की थी और उसमें किस तरह से उनको बहुत बेरहमी से उनको मारा गया और एक सेप्टिक टैंक में ही उनको दफना दिया गया, जो एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही वहां पर सुरेश चंद्राकर के द्वारा बीजापुर में हुआ। तो यहाँ पे मतलब पीछे में पैसों का बहुत बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे करोड़ों का खेल चल रहा है। जैसे कई बार लोग मुझे ऐसे कई आम जनता भी कई बार बोलती है कि सरकार तो माओवादी को खत्म नहीं करना चाहती है, क्योंकि एक एक डिस्ट्रिक्ट भी अगर माओवादी डिक्लेयर भी होता है तो उसमें बहुत पैसे आते हैं, सैन्यकरण के नाम पे बहुत पैसे आ रहे हैं। जैसे सर्वाजुडुम के टाइम में भी हमने देखा कि सर्वाजुडुम में जो भी लोग जुड़े थे वो कहाँ पहले साइकिल चला रहे थे और बाद में वो बोलेरो और वो सब, कहाँ किसी का छोटा सा घर था बाद में 3 मंजिले घर बन गए, है ना। तो ये सब कुछ हुआ है हमारे सामने, देखते देखते हमने देखा है कि किस तरह से साइकिल वाला हेलीकॉप्टर में उसको उनको घुमा रहे थे और ये सब कुछ। तो मतलब जिसको हम बोलेंगे कि पीछे में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी चल रही होती है और हर एक वॉर में, हर एक युद्ध की स्थिति में मतलब तरह तरह के ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसा बना रहे होते हैं। तो इस पूरी चीज के पीछे पैसे का एक बहुत बड़ा खेल है और जो बाहर आता ही नहीं है। तो ये तो एक बात। आपने जो ह्यूमन राइट्स की बात बताई मनीष जी, आप पूछ रहे थे, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ह्यूमन राइट्स में बहुत वायलेशंस यहाँ पे हुए हैं। और इसमें जैसे एक ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता का एक ये रहता है कि आप सच को बाहर लाएं। एक मतलब उसके काम का एक पहलू ये रहता है कि आप सच को बाहर लाएं। दूसरा पहलू होता है कि आप उस सच को फिर कैसे उसके साथ आप लड़ाई करें, आप कैसे उसमें जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आप आपकी उसको तरफ ले कैसे जाएं, जी, हाँ कोर्ट में या एनएचआरसी कंप्लेंट्स करें, और ताकि उसमें कुछ रिस्पॉन्स भी हमें मिले। और आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारे डेमोक्रेसी के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और हम मानते हैं कि हम इस तरह का काम करते रहेंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से हम जवाबदेही लेते रहेंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होगा। हम केवल ट्रबल मेकर्स नहीं है, हम केवल
सत्ता को तंग करने के लिए नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हैं जो लोगों के सवाल हैं और जो लोगों के दुख से उत्पन्न हुए हैं। तो अब क्या है कि जो पहला पार्ट है सच निकालना, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे जैसे मैं भी जो काम यहाँ कर पाई हूँ, बहुत तो नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत ही कर पाई हूँ, मगर मेरा भी कार्य उतना तक ही रह पाया है ज्यादातर तो, जिसमें कि सच एक तरह से बाहर लाने की कोशिश की गई है, कि मतलब करने की कोशिश है। और उसमें भी वो कैसे करते हैं, क्योंकि लोग चाहते, मतलब लोगों के द्वारा लोग आपसे शेयर करते हैं, आपको फोन करते हैं, बताते हैं कि ये हुआ, इस अभी ये हो रहा है। तो एक तरह का वो एक सॉलिडारिटी भी होता है, मतलब आप लोगों के साथ में आप जुड़े रहते हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उससे आप जुड़े हुए हैं। तो आप अ, कुछ बहुत बड़ा आंदोलन नहीं भी कर रहे हो, मगर वो एक तरह का सॉलिडारिटी का काम है, कि आप वहां जाएंगे, आप उनका दुख समझेंगे, आप उनकी सच्चाई समझेंगे, उनके साथ क्या हुआ वो समझेंगे, वो क्या बोल रहे हैं वो समझेंगे, और फिर उसको लिखेंगे। जैसे कई बार छोटी छोटी चीजें, जैसे कि एक एक साथ जब 30-30 लोगों को पुलिस वहां से, डीआरजी वहां से पकड़ कर ले आती है, एक जगह फर्जी मुठभेड़ भी हुई, उसके बाद 30-30, 40-40 लोगों को पकड़ के ले आए, फिर उनको जिला हेडक्वार्टर ले गए। जिला हेडक्वार्टर में वो कहाँ हैं लोगों को पता नहीं, और फिर लोग, हमारे जैसे लोगों को अक्सर फोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमको मदद करो। हम वहां जाते हैं थाना में, हमको जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उस तरह की स्थिति में हमारे जैसे लोगों का कुछ होता है, एक हस्तक्षेप, जहां हम जाते हैं, हम पता करते हैं, और वहां पे भी इतना घुमाते हैं कि जैसे थाना में जाएंगे, वो बोलेगा हमको नहीं मालूम, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। वो बोलेगा ये तो ऑपरेशनल टीम ने किया है, आप डीआरजी की लाइन में जाओ। लाइन में जाएंगे तो कोई वहां नहीं है जो आपको अंदर भी घुसने देगा या आपका जवाब देगा, है ना। तो इस तरह से तो हमारे साथ भी कई बार पेश आते हैं, तो आप सोच सकते हैं लोगों के साथ कैसे पेश आएंगे। तो यही जो पूरा कानून है कि 24 घंटे ही आप रख सकते हैं, किसी को आप पिक करेंगे, तो ये सब यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो आप कई दिनों तक, कई महीने तक भी ऐसे केसेस हैं कि आप उनको रखे हुए हैं। तो उस समय जो चिंता होती है परिवार की, आप कई बार रोड में देखेंगे कि पूरे लाइन में लोग चले आ रहे हैं, फिर आप रुक कर उनको पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो बताएंगे कि आज फोर्स बहुत आई थी और उन्होंने हमारे 3 गांव के लोगों को पकड़ा है और वो बीजापुर ले गई है, तो हम जा रहे हैं वहां। और अक्सर ये महिलाएं होती हैं और अपने बच्चे वो सबके साथ होती हैं, क्योंकि पकड़ने में हालांकि महिलाओं को भी पकड़ते हैं, मगर ज्यादा तो वो पुरुषों को पकड़ते हैं, और पुरुषों में भी ज्यादा वो युवा को पकड़ते हैं। तो इस तरह की स्थिति में मतलब लोग रहते हैं, जिसमें इस तरह का कुछ भी आप एक मध्यस्थता की भूमि में, जैसे अभी भी मैं नारायणपुर में उसी मेरा, मैं वही कर रही थी कि लोगों की मदद में थी कि उनको उनकी डेड बॉडीज मिले, कि लोग तो उनके मारे गए, अब उनको। और ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कई बार हमें लोग बुलाते हैं कि हमारे आदमी मारे गए हैं, हमको हमारी लाश लेने में मदद कर दो, क्योंकि उनकी लाश भी सीधे सीधे उनको दे दी जाएगी ऐसा भी नहीं होता है। कई बार उनको, उनकी लाशें भी जला दी जाती हैं। कई बार फोर्स खुद गांव तक आती है और गांव में आने के बाद भी उन पर फोर्स दबाव दे रही होती है, मरघट तक आती है, वहां तक भी फोर्स पूरा घेर लेती है कि जितना जल्दी हो सके आप इसको जलाओ, क्योंकि वो कोई एविडेंस नहीं छोड़ना चाहती है। तो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की तरह ये मतलब एक्चुअली तो क्या है कि कुछ सोच कर हम मानवाधिकार का काम, कि हम मानवाधिकार कार्यकर्ता, ऐसे भी नहीं, मतलब अगर आप लोगों के साथ में हैं तो आप उनके दुख दर्द में भी हैं, तो उनके साथ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें आप भागीदार होते हैं, और जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप करते हैं, ऐसा है। तो उसी तरह की भूमिका में मैं रही हूँ, और कभी कभी जरूर इन प्रश्नों को थोड़ा ऊपर के स्तर पर भी उठाने की कोशिश रही है। दूसरे भी कई कार्यकर्ता हैं, कई वकील हैं जो जैसे सार्केगुड़ा पर कई वकीलों ने काम किया,
यहाँ पे जगदलपुर लीगल एड ग्रुप, सुधा भारद्वाज, बॉम्बे से वकील थे, युग युग चौधरी थे, ऐसे कई वकीलों ने उसमें काम करके साकेगुड़ा और एडिसमेटा की पूरी बात उठाई। तो इस तरह से और उनको और वो उसमें वो कामयाब भी हुए। वो बहुत ही 2 ऐसे उदाहरण हैं जो कामयाब हुए, जिसमें जुडिशियल कमीशन ने एक्चुअली ये कहा कि वो दोनों फेक एनकाउंटर्स हैं। तो इस तरह से कई हमारे साथी हैं जो इन मुद्दों को ऊपर तक ले जा सके हैं और इस तरह से काम किया है। जी। छोटा सा सवाल एक और था कि ये जो पूरी जो आदिवासियों की जो संस्कृति है और जैसे कि ये पीछे धर्म को लेकर आप जिक्र कर रही थी कि वो आई थिंक मेरे ख्याल नारायणपुर में ही मदर मैरी की मूर्ति तोड़ी गई और हिंसा हुई उसको लेकर। जी। बस्तर में ये जो धर्म जो है और बाहर से जो आए हुए, चाहे वो मतलब वो तो पूरी तरह से हिंदुओं के हिसाब से भी जिसको एक तरह से जो हम मुख्य धारा का जो सनातनी जिसका बारे में आजकल काफ़ी बात चल रही है। तो वहाँ के जी। आदिवासियों पे ये जो संस्कृति के जो इस तरह के जो प्रभाव डालने की कोशिश है, मुझे कुछ पता है क्योंकि वहाँ पे रामकृष्ण मिशन का लंबी भूमिका रही है, कुछ उसमें से अच्छी है, कुछ शायद उतनी अच्छी मतलब अजीब। तो उनकी जो सांस्कृतिक अस्मिता थी, जो उनकी अपनी पहचान थी, वो उससे कितने उनकी अपनी भाषा बल्कि वो उससे कितने अलग या दूर होते जा रहे हैं, जो कि उनके बाकी चीज़ों में भी प्रभावित करता है कि अगर मुझे मेरी भाषा कोई नहीं समझ रहा है अ, तो फिर मैं अपनी बात कैसे रखूँगा एक लोकतंत्र में। जो जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो हिंदी में पढ़ाया जा रहा है पर मैं गोंडी बोलने, समझने, लिखने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपकी बात समझना चाह रहा था कि इसको आप कैसे देखती हैं कि जो एक एक तरह का कल्चरल एप्रोप्रिएशन हुआ है ओवर द इयर्स अ, बस्तर में और वहाँ के लोगों के साथ, जो कि उनको अपनी मूल जो उनकी जो परंपराएँ थी या जो उनकी अभ्यास थे, उसको लेकर एक तरह की नई तरह की असहजता बढ़ाई गई। बस्तर में एकदम अंदरूनी इलाके में बस्तर अभी भी बचा हुआ है। अबुझमाड़ में अभी भी बचा हुआ है, इधर में कॉन्फ्लिक्ट एरिया में भी जो अंदर के इलाके हैं अभी भी बचा हुआ है बस्तर। मगर ये सच है कि जैसे-जैसे शिक्षा के लिए युवा बच्चे लोग आश्रमशालाएँ ये सब में वो भर्ती हुए, जॉइन किए, तो वहाँ पे तो हिंदी में पढ़ाई हो रही है। वो अच्छा भी है कि वो आज आप बस्तर के गाँव में जाते हैं तो कई बार आपको कोई ना कोई हिंदी वाला आपको मिल जाता है, तो वो अच्छा भी है। और अ, अभी तक तो वो उतना नहीं दिखा है कि वो पूरी तरह से अपने चीज़ों को भूल गए हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है अभी भी। मगर ये है कि धीरे-धीरे शायद उसकी तरफ ये बढ़ रहा है। जैसे कि अभी जो टाउन में है, जैसे यहाँ पे जैसे जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे मेरे आस में बस ये दंतेवाड़ा के से जुड़ा हुआ ही एक गाँव है, माझीपदर, उसी के एक पारा में मैं रहती हूँ चूड़ी टेकड़ा नया पारा, जो अभी वार्ड 9 हो गया है वैसे दंतेवाड़ा का। परंतु जैसे यहाँ पे बहुत मिक्स्ड लोग हैं यहाँ पे, हाँ? और यहाँ पे आदिवासी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। मगर जैसे मैं आदिवासियों को देखती हूँ तो अ, गणेश चतुर्थी भी वो लोग मना रहे हैं, है ना? तो इस तरह का मतलब कि और अभी तो बहुत प्रचार भी होता है। जैसे कि कोई भी रामनवमी के समय आपको बस्तर में मतलब हर एक जगह में दंतेवाड़ा हो, गीदम हो, जैसे पास का एक शहर मतलब दंतेवाड़ा के पास का जगह एक 11 किलोमीटर में गीदम है, वो भी दंतेवाड़ा में ही है। वो भी बहुत नॉन ट्राइबल्स का एक सेंटर है। फिर जैसे यहाँ से आप जगदलपुर जाएँगे वो 2 घंटे में आएगा। तो ये सभी ये वो भी नॉन ट्राइबल्स का ही एक मतलब 200 साल पहले से नॉन ट्राइबल्स यहाँ नॉन ट्राइबल्स का भी एक इतिहास है यहाँ पे। बस्तर के राजा के समय से वो उड़ीसा के और वारंगल साइड के लोगों को लाए थे, तो एक इतिहास है। तो 200 साल कम से कम 200 साल पुराना है। तो यहाँ पे आपको आज के दिन में पूरा भगवा दिखता है। जैसे रामनवमी के समय तो पूरा क्योंकि यहाँ पे दंतेश्वरी माँ है,
उसका एक बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे। तो मतलब दंतेवाड़ा में, तो पूरे के पूरा आपको यहाँ पे वो दिखता है। तो ये जो आम आदिवासी है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह ये कर पाना कि ये मतलब वो लोग, कई बार आप धीरे-धीरे आप अपने पड़ोसी का या जो भी, जैसे भगवा लुंगी पहनना, भगवा ये वाला स्कार्फ ओढ़ना, है ना? ये सब टाइप का तिलक लगाना, ये सब टाइप का, मतलब कब कैसे धीरे-धीरे ऐसे ज़्यादा आप हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर जैसे जहाँ मैं पहले काम करती थी साबरकांठा में, भीलोड़ा करके एक जगह थी जहाँ पे भील गरसिया लोग थे। तो वहाँ पे भी 1985 मतलब 5 साल मैं वहाँ थी, तो मैंने देखा था किस तरह से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स में उनका हिंदू लिखा रहता था। तो वो तो हिंदू तो थे नहीं, मगर हिंदू लिखा रहता था। तो बचपन से, अब माता-पिता पढ़े हुए नहीं हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा जा रहा है, तो वो अपने आप को हिंदू, हिंदू, हिंदू ही समझ रहा है। फिर उनके घर में आपको धीरे-धीरे आपको गणेश भी दिख जाएगा, दुर्गा भी दिख जाएँगी, और आपको कृष्ण भी दिख जाएँगे, राम भी दिख जाएँगे। वो सब मतलब वो सब भी होने लगेगा। तो धीरे-धीरे ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर कभी करवा चौथ भी मनाने लग जा रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो इसीलिए इसमें मतलब एक कहीं न कहीं एक कल्चरल मूवमेंट अभी वो ईसाई के संबंध में वो कर रहे हैं। ईसाई के संबंध में यहाँ पे ईसाइयों को इतना तंग किया जा रहा है, जो आदिवासी ईसाई है, जिसको अपनी मृतक को दफनाने के लिए भी जगह नहीं दी जा रही है। और उसको ये कहा जा रहा है कि तुम या तो वापस आदिवासी बनो, नहीं तो तुमको नहीं दिया जाएगा। एक तो केस में उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा, तब उसको वो जगह मिली है। ये हाल में ही हुआ है। और यहाँ पे जैसा आप बता रहे थे, नारायणपुर में तो चर्च भी जला, बहुत कुछ हुआ है पिछले कई इसमें। और इसमें कई जगह जब मैं इन्वेस्टिगेट करने गई हूँ इस केसेस में, तो मैंने देखा है सरपंच तक वहां पे मतलब पूरी तरह से इसी का पालन कर रहे हैं। मतलब वो भी भगवा स्कार्फ पहन के वो कर रहे हैं। और वो भले आदिवासी हैं। तो मतलब ये बहुत नीचे तक पहुंच रहा है ये पूरी बात। तो इसीलिए क्या है कि ये भी मतलब एक जो हम प्रहार बोल रहे थे आदिवासियों पर, ये तरह-तरह के प्रहार हैं। तो एक तरफ वो कॉर्पोरेट वाला प्रहार है, अ, और फिर ये सैन्यकरण वाला एक है, और एक हम ये वाला भी हिंदुत्व वाला भी हम प्रहार यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सभी तरह के प्रहार यहाँ हो रहे हैं। आपको कुछ और पूछें? नहीं। तो किताबें जो अगर बस्तर के बारे में किसी को कोई समझ जी, जी। बेहतर करनी हो, तो जी, वो जी। कौन-सी 5-7 किताबें आप रिकमेंड करेंगी, जो लोग बाहर हैं बस्तर के और भारत में रहते हैं? तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कॉलोनियल टाइम्स के में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो जैसे ग्रिग्सन की किताब है बस्तर पर, अ, एल्विन की किताब है, वेरियर एल्विन की, वो कॉलोनियल पीरियड के लिए मुझे लगता है वो अच्छी रहेंगी। फिर बाद के पीरियड के लिए बहुत मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कई लोगों ने लिखा है। अपने इधर से मैं नंदिनी सुंदर जी की उनके पीएचडी पर आधारित उनकी किताब जो है सबाल्टन्स एंड सॉवरेन्स, वो रिकमेंड करूंगी जरूर। और फिर अभी बाद में जो कुछ भी अभी हो रहा है उस पीरियड के लिए भी अभी काफी किताबें आई हैं, कई ऑथर्स की आई हैं, जिसमें गौतम नवलखा की भी आई है, फिर ये सुब्रांशु चौधरी की भी है, राहुल पंडिता की है, अ, ऐसे करके मतलब कई हैं, छोटे-छोटे कई हैं। हिंदी में भी हैं कई किताबें, जो हिंदी के जो कई इतिहास हिस्टोरियंस हैं, अ, जैसे एक शुक्ल हैं, एक उनका उनकी कई किताबें हैं। तो मेनली तो मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगी। नंदिनी की एक और 2016 की भी उनकी किताब आई है। जो तो वो द बर्निंग फॉरेस्ट, हाँ, जी, दावानल वो नाम से। बर्नल नाम जी, से हिंदी वो में भी। अभी आई। जी। जी, जी, जी।
बहुत शुक्रिया, हमने करीब 1 घंटे 47 मिनट बात कर ली आपके साथ और इस बीच आपकी 4 बार शायद बिजली आके चली गई और तो ये अजीब-सा ही है कि कुछ बस्तर में अंधेरा भी है और बीच-बीच में रोशनियाँ और दंतेवाड़ा में वो भी और जहाँ पर इतनी सारी जो है मेरी 2 जी, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, जहाँ पे सारे जी, इतने बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स, प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं, वहाँ पे बिजली का ये हाल है। तो वो भी जी, जी, एक बात है, पर अच्छी बात है कि जब हम शुरू हुए थे तब अंधेरा था, अब रोशनी है आपके यहाँ। जी, 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 अब रोशनी आ गई। बहुत शुक्रिया आपका जी, बेला जी और आपका बहुत होप धन्यवाद, जी, आपका बहुत धन्यवाद। जी। नमस्ते। बहुत शुक्रिया, नमस्ते।